नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। आज हम NCERT का क्लास 7 क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम अडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस, एक ऐसी स्टेज जहां ग्रोथ दिखाई देगा हमें और कुछ चेंजेस आएंगे। इससे पहले के सभी चैप्टर्स हम प्लेलिस्ट में ऐड कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पर मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप जल्दी में हैं तो प्लीज़ स्विच ओवर कर जाइए। कहाँ, मेरी एक दूसरी प्लेलिस्ट है जहाँ मैंने सिर्फ आधे घंटे में आधा घंटा पूरा चैप्टर क्लास 7 के ही सभी चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन सीरीज है ये, यहाँ हर एक चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, 1 बाय 1 पूरा डिटेल में चलेंगे, गहराई में चलेंगे, मज़ा आएगा आपको। स्पेशली ये वाला चैप्टर अडोलसेंस, हिंदी में बोलते हैं इसे युवा अवस्था, 2 वर्ड से मिलकर बना है युवा की अवस्था, जिससे आप लोग गुजर रहे हैं। एज 10 से लेकर 19 ईयर्स तक की एज को अडोलसेंस बोला गया है, युवा अवस्था जिसमें से आप गुजर रहे हैं। अब इस चैप्टर में मज़ेदार बात क्या है? इस चैप्टर में ये मज़ेदार बात है कि अभी तक तो मैं आपको साइंस को फील करवाता था, साइंस को फील करवाने की जिम्मेवारी थी, लेकिन यहाँ मैं फील नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी आप लोग फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे फील करवानी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ तो अडोलसेंस को ऑलरेडी आप उस एज से गुजर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के साथ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और ये वो चेंजेस हैं जो कई बार बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ में ये भी बोला गया इसके बारे में, अरे क्या चैप्टर ऐड कर दिया, गलत चैप्टर है, बच्चों को गलत नॉलेज दे रहे हैं। नहीं, इसके बारे में पेरेंट्स को ये समझाना चाहूँगा कि अच्छी बात है। पहले क्या होता था, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, बच्चे उस टाइम में भी अडोलसेंस में से गुजरते थे, उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती थी। वो लोग नॉलेज कहाँ से लेते थे? कोई गलत किताब पढ़ ली, या फिर कोई वीडियो देख लिया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसी क्लासमेट से, अपने किसी दोस्त से वो बात शेयर कर ली कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, बहन मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो एक बात बताइए, वो जो दोस्त है उसका, वो भी तो उसी एज से गुजर रहा है, उसको भी नॉलेज नहीं है, बस उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। आपकी क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा अरे यार उसको बहुत पता है, बेटा उसको भी कुछ नहीं पता है, उसका बस कॉन्फिडेंस लेवल आपसे थोड़ा आगे है, आपको लगता है उसको सब पता है। अच्छी बात है ये चैप्टर ऐड किया है, सच दैट बच्चे अब खुल के बात कर पाएंगे इस बारे में, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं। एटलीस्ट वो ये बता सकते हैं मेरे साइंस में ये टॉपिक आया है, पापा प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दो, या फिर ये दिक्कत आई है। इसके बारे में एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा। जो हमें सीक्रेट बॉडी पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिस या फिर ओवरी वगैरह जो बच्चों में है, तो हम क्या, हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी में क्या फीलिंग है कि नहीं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। बेटा एक सिंपल सी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, या फिर पेरेंट्स में आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जब मेरे हाथ में दर्द हुआ, मेरे पैर में दर्द हुआ, मेरी गर्दन में दर्द हुआ, तो वो चीज़ मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर लेता हूँ। लेकिन अगर मेरे बॉडी पार्ट्स में दिक्कत हो रहा है, उन बॉडी पार्ट्स में दिक्कत हो रहा है, तो होता क्या है, हम डिस्कशन नहीं करते, हम अपने किसी दोस्त से पूछते हैं। तो अच्छी बात है, वो भी तो हमारी बॉडी के ही पार्ट्स हैं ना, वो भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। और जब हम लोग उसे बॉडी पार्ट्स ही समझना शुरू कर देंगे, तो आपको लगेगा कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप फ्रीली डिस्कशन कर सकते हैं। यही इस चैप्टर में सिखा रखा है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The journey of a plant generally begins with the germination of a seed. प्लांट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लांट मतलब कैसे पैदा हुआ, कैसे बढ़ा, वो बताइए मुझे। वो क्या है बेटा? जर्मिनेशन ऑफ सीड से पैदा हुआ। जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का अंकुरित होना, हिंदी में बोलते हैं बीज का अंकुरित होना। आपने स्प्राउट्स खाए होंगे, चने के, मूंग के, साबुत मूंग रहता है, उसके स्प्राउट्स मम्मी पानी में भिगो देती है, अगले दिन 2 दिन बाद आप देखोगे उसमें से वाइट कलर के कुछ सब्सटेंस निकलना स्टार्ट होता है। जो व्हाइट कलर का निकल रहा है ना बेटा, वही नई लाइफ है, वही नया पौधा बन रहा है। वहां से, उस बीज से एक नया पौधा बनना स्टार्ट हो गया है। दैट इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, अंकुरित होना, सीड का अंकुरित होना, वहीं से तो उसकी लाइफ स्टार्ट हुई। अगर विद प्रॉपर नरिशमेंट द सीड बिकम्स ए सैपलिंग, जब नरिशमेंट में उसको अच्छे से दूंगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह दूंगा, पानी दूंगा, तो इट विल डेवलप इनटू ए सैपलिंग, छोटा पौधा बन जाएगा। एंड मैच्योर्स इनटू ए यंग प्लांट, और फिर बाद में यंग प्लांट बन जाएगा। दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस। इस जर्नी के दौरान उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा पौधा बिल्कुल छोटा सा है, तो फिर धीरे धीरे उसके
अलग अलग ब्रांचेस निकलना स्टार्ट करेंगे, हाइट में बढ़ना स्टार्ट करेगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, जो उसका स्टेम है वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। वही स्पेसिफिक चेंजेस की बात कर रहे हैं। सम ऑफ द विजिबल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट, हाइट में चेंजेस आएंगे, अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स, उसके अंदर नई पत्तियां आ जाएंगी, एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर भी आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फ्रूट्स आएंगे एंड न्यू सीड्स। घूम फिर के एक सीड ने अपनी लाइफ के दौरान फिर से नए सीड पैदा कर दिए, फिर से नए सीड पैदा कर दिए। फ्रॉम दीज सीड्स न्यू प्लांट्स इमर्ज, इन सीड से नए प्लांट इमर्ज होंगे। समझ रहे हो? इट इज क्वाइट अनलाइकली दैट अ सीडलिंग विल डेवलप द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इट्स ओन सीड इमीडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है मैंने आज बीज अंकुरित किए, उसमें से व्हाइट कलर का नया पौधा निकलना शुरू हुआ, जैसे ही पौधा 2-3 दिन हुए तो क्या वो नए सीड्स देने के लिए तैयार हो जाएगा क्या? नहीं, इट विल टेक टाइम। वो पहले अपना हाइट बढ़ाएगा, अपना वेट बढ़ाएगा, लंबा चौड़ा इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद एक टाइम आएगा बेटा, एक टाइम आएगा जब उसके अंदर फ्लावर्स आने स्टार्ट होंगे, और ये तुरंत बाद नहीं होते हैं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम टू रिप्रोड्यूस। बेसिकली जब वो फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्लावर्स के बाद फ्रूट बनेंगे, फ्रूट के बाद फ्रूट के अंदर सीड्स आएंगे, फ्रूट बनने के बाद उसके अंदर सीड्स आएंगे, जिससे वो नेक्स्ट जनरेशन को पैदा कर सकता है। क्या ये उसी दिन से शुरू हो जाता है? नहीं, एक पॉज लेता है बेटा, वो लंबाई चौड़ाई बढ़ने में पॉज लेता है, इट टेक्स टाइम, और कुछ समय बाद वो नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। वही इसी टाइप से बेटा हमारी बॉडी में भी होता है। जब एक छोटा बेबी आया तो उसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए। पहले छोटा बेबी क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करेगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगे। जब अच्छे से बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, मीन्स अराउंड 10 ईयर्स तक, जब उसके नॉर्मल बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं 10 साल के आसपास, फिर उसके अंदर अडोलसेंस की एज आती है। अडोलसेंस में क्या होगा, अब उसके अंदर कुछ सेक्सुअल पार्ट्स डेवलप होना स्टार्ट करेंगे। सर सेक्सुअल पार्ट यू मीन टू से पेनिस एंड ओवरी वगैरह? हाँ बेटा वही। तो सर वो तो जब पैदा हुए थे तभी से थे, पैदा हुए तब से थे, बट वो सिर्फ एक बॉडी पार्ट थे। अभी तक उनके अंदर केमिकल्स, जो स्पर्म्स वगैरह की बात करेंगे हम आगे, वो सब अभी नहीं आए थे उसके अंदर, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे उस टाइम में। हाँ, ये अडोलसेंस की जब एज आएगी तब आप में वो चेंजेस आएंगे, जब ये सब आपके अंदर डेवलप होंगे और आप नए रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन मीन्स नई लाइफ्स को जनरेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही ये आपकी एज के बच्चे हैं बेटा, इनको दिखा रखा है, फ्रीली एंजॉय कर रहे हैं। सिमिलरली बेटा जैसे हमने प्लांट्स को बढ़ते देखा, अलग अलग पार्ट्स उसमें डेवलप हुए, सिमिलरली यहाँ बता रहा है ह्यूमन की लाइफ को भी, अगर हम ह्यूमन की लाइफ को डिवाइड करें तो यहाँ 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, बताते हैं कैसे। फर्स्ट पार्ट है इन्फेंसी। इन्फेंसी बेटा जब बच्चा पैदा होता है तो उसे इन्फेंसी के अंडर में रखा गया है। दैट इज फ्रॉम 0 से लेके बेटा 2 ईयर्स तक, 0 से लेके 2 ईयर्स तक इन्फेंसी रहती है। यानी जब बच्चा पैदा हुआ उससे 2 साल तक, बच्चा 2 साल का छोटा सा रहेगा, उसे हम इन्फेंसी कहेंगे। सेकेंड इज चाइल्डहुड। अब 2 साल तक बच्चा पहुंच गया है, अब 2 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे को, आपकी बुक में नहीं दिया है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं आपके रियल लाइफ से फील कराने के लिए। थर्ड वन इज, ये वो एज है जिसके बारे में अभी हम समझेंगे। क्यों आपको अभी क्यों बता रहे हैं सर, इन्फेंसी और चाइल्डहुड तो नहीं बताया? क्योंकि अभी आप अडोलसेंस में पहुंच रहे हैं। आप 11, 12 यही एज रही होगी अभी, आप 7th क्लास के बच्चों की नॉर्मल यही रहती है। तो मान लिया अब आप अडोलसेंस में एंटर कर रहे हैं, आप अडोलसेंस में एंटर कर रहे हैं। तो अडोलसेंस की जो एज दी है बेटा वो दिया है 10 से लेके 19 ईयर्स तक, 10 से लेके 19 ईयर्स तक। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप बड़े हो जाएंगे, मीन्स एडल्ट बन जाएंगे, पूरे मैच्योर हो जाएंगे।
अभी तक क्या थे, आप चाइल्डहुड में थे, छोटे बच्चे थे। अब ये युवावस्था में चले गए, बीच की एज, और बीच का टाइम हमेशा थोड़ा हैवी होता है, इसीलिए चैप्टर ऐड किया है ताकि जो अडोलसेंस में कुछ चेंजेस आए आप उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाएं, इसीलिए ये चैप्टर आपको ऐड किया है। इससे पहले तक आप बच्चे थे, इसके बाद आप प्योर मैच्योर एक बड़े आदमी बन जाएंगे, एडल्ट बन जाएंगे, जिसकी एज रहेगी 19 से लेके बेटा 60 ईयर्स तक। एंड एट द लास्ट 60 के बाद जैसे आपके ग्रैंडपा वगैरह होंगे ना बेटा, दे आर इन ओल्ड एज, बुजुर्ग हो जाते हैं, रिटायर वगैरह हो जाएंगे, शरीर काम करना थोड़ा कम कर देता है 60 से लेके जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक। तो इस तरह से बेटा इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट को एंजॉय करना सीखो। जब आप चाइल्डहुड में थे तब एंजॉय करो, जब अडोलसेंस में आए इसे साइकोलॉजी की फॉर्म में, साइंस की नहीं बता रहा, साइकोलॉजी की फॉर्म में अडोलसेंस को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बोला गया है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मीन्स इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस रहेगा हमारे दिमाग पे, स्ट्रेस बहुत सारा रहेगा। व्हाट डज इट मीन, हमारे अंदर जो चेंजेस आएंगे तो हमें लगेगा अरे यार मेरे हाथ तो इतने लंबे हो गए, मेरे पैर तो छोटे रह गए, या फिर मैं काला हो गया, मुझे पिंपल्स आ गए, इस टाइप से। या फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे, अभी ये पढ़ेंगे उसके बारे में। फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस आएंगे हमारे अंदर। वो सब चेंजेस अगर हम ढंग से डील कर पाए, उस स्ट्रेस को हम ढंग से डील कर पाए, तो हमारे अंदर एक तूफान आ जाएगा। इस एज में हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि अगर उस एनर्जी को हम चैनलाइज कर दें, सही दिशा में दे दें, तो क्या आईआईटी और क्या नीट या फिर क्या आईएएस, आप कुछ भी क्रैक कर सकते हैं। अगर सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आपने उस स्ट्रेस को सही चैनलाइज करके स्टॉर्म बना दिया, तूफान बना दिया, आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। वही बताया गया है। Until around 10 to 12 years of age, most changes are related to height and weight. अभी तक जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे होंगे ना, वो आपकी हाइट बढ़ रही होगी कॉन्टिन्यूस, इन्फेंसी से स्टार्ट करके। इन्फेंसी से आप धीरे धीरे बड़े हुए, चाइल्डहुड में बड़े हो रहे हैं और वेट बढ़ रहा है। आप हर साल आप मॉनिटर कर रहे होंगे, आपके वेट में चेंजेस आएंगे। आफ्टर दिस, जैसे ही एडोलसेंस स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन टू अकर। आपके अंदर कुछ नोटिसेबल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ अडोलसेंस। ये क्या मार्क कर रहा है? ये मार्क कर रहा है कि अडोलसेंस शुरू हो गया है, अडोलसेंस स्टार्ट हो गया है। ये वो चेंजेस हैं। दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। अभी तक क्या हो रहा था बेटा, आपका ग्रोथ हो रहा था, हाइट भी बढ़ रही थी, वेट भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद आपके अंदर रैपिड ग्रोथ होगा। रैपिड मीन्स बहुत तेजी से। रैपिड मेट्रो सुनी है ना, बहुत तेजी से मेट्रो चलती है, वैसे ही रैपिड ग्रोथ, जो बहुत तेजी से ग्रोथ आएगा और डेवलपमेंट आएगा। टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19। कौन सी एज में? 10 से लेके 19 ईयर्स तक। ड्यूरिंग अडोलसेंस द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर अडल्टहुड। अब अडोलसेंस में बॉडी क्या कर रही है? आपको अडल्ट के लिए तैयार करना चाह रही है, यहाँ के लिए अडल्ट के लिए तैयार करना चाह रही है कि आप प्रॉपर मैच्योर बन जाओ। और जब आपको जिम्मेवारी मिले नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने की, तो आप इजीली उसको पैदा कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाएँ। हमारा मेन रोल रिप्रोडक्शन है, हम नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने के लिए हैं, तो वो उस रोल को हम अच्छे से अदा कर पाएँ। वही यहाँ बता रखा है। यहाँ बता रहा है एज ह्यूमन ग्रो एंड डेवलप दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर चेंजेस। आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आएंगे, फिजिकल मीन्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो सब। इमोशनल चेंजेस आएंगे। अभी तक हो सकता है आप बहुत दुखी रहते होंगे, अब आपके अंदर हार्मोन्स ऐसे आएंगे, आप खुश रहना सीख जाओगे। अभी तक ऐसा था कि आप बहुत चिड़चिड़े थे, अब बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे, ऐसे इमोशनल चेंजेस आएंगे। बिहेवियर चेंजेस आएंगे, मूड स्विंग्स होगा बार बार। अरे कभी कोई लगेगा अरे संदीप सर तो बहुत ही बेकार पढ़ाते हैं, अचानक से हो जाएगा अरे संदीप सर से अच्छा कोई टीचर ही नहीं है दुनिया में। बात समझ रहे हैं? अचानक मूड स्विंग्स आएंगे, ये सब। अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, आपके अंदर एक और बड़ा चेंजेस आएगा, आपकी अंदर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस हो जाएगा। मीन्स आप रिप्रोड्यूस करने के लायक बच जाएंगे, आप नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वही यहाँ समझा रखा है। ग्रोथ विथ एज द टीनेज ईयर्स, एज के साथ आपके अंदर चेंजेस आएंगे, इसी को टीनेज बोला गया, टीनेज ईयर्स। अडोलसेंस को ही दूसरा नाम दिया गया है
टीनेज। कई बार कुछ टीचर्स बच्चे अडोलसेंस और प्यूबर्टी को सेम यूज़ करते हैं। थोड़ा फ़र्क है इसमें, डिटेल में बताऊंगा अभी। अडोलसेंस और प्यूबर्टी में थोड़ा फ़र्क है। हाँ, अडोलसेंस और टीनेज सेम है। टीनेज, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चों को लगता है कि टीनेज मीन्स, हम टीनेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 13 ईयर्स, क्योंकि 13 ईयर इसी का पार्ट है, 10 to 19 के बीच में आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है। नहीं, सिर्फ 13 नहीं, इसके अंदर बेटा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सभी में ध्यान देंगे आप तो आपको टीन सुनाई देगा। 13, 14, 15 सभी में टीन दिखाई देगा। और ये सभी के सभी, ये सभी की सभी किस एज के अंदर में आते हैं? 10 से लेके 13 के एज ब्रैकेट में आते हैं। 10 से लेके 13 के एज ब्रैकेट में आते हैं। दैट्स व्हाई दिस अडोलसेंस एज इज नोन एज टीनेज ईयर्स। सिर्फ 13 के कारण नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो टीन वर्ड आ रहा है इसके कारण से टीनेज बोला गया है। इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, दो कजन्स हैं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये गुड़िया उसको बोल रही है, वेंकटेश यू हैव ए थिन मुस्टैचेस नाउ, आपको पतली पतली मूछें आना स्टार्ट हो गई हैं। आपने देखा होगा बेटा, इस एज में कुछ बच्चों के थोड़े थोड़े बाल स्टार्ट हो जाते हैं। ये बोल रहा है यू हैव बिकम सो टॉल देवयानी, देवयानी आप काफ़ी लंबी हो गई हो। ये गुड़िया बोल रही है देवयानी, योर वॉइस हैज ऑल्सो चेंज, आपकी वॉइस भी चेंज आ गई है। आपने भी फील किया होगा, आपकी बॉडी में भी इस टाइप के चेंजेस आ रहे होंगे। वॉइस चेंज है, मूंछ आ गई, गर्ल्स में ब्रेस्ट इलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है, ये सब चेंजेस हमें फील होते हैं। इन्हीं चेंजेस के बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। एक्टिविटी 6.1 में क्या बता रहा है, आप एक काम कीजिए, अपनी क्लास को ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, उन्हें एक जार में कुछ स्लिप्स दे दीजिए। स्लिप में वो हर एक बच्चा अपने अंदर जो जो चेंजेस फील कर रहा है ना, लेट इट बी फिजिकल, हो सकता है उसे लंबाई चौड़ाई में फ़र्क महसूस हो रहा हो, उसका हाथ लंबे बढ़ रहे हैं, या मेरे पैर छोटे से हो जा रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ भी फील हो रहा है। या फिर इमोशनल चेंजेस कि अभी आजकल मैं ज़्यादा रोंतड़ू हो गया हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, या कुछ बच्चे ज़्यादा खुश रहने लग गए हैं। बिहेवियर चेंजेस, वो सब चेंजेस आप अपने अपने नोट कीजिए और उसको क्लब टुगेदर कीजिए। तो मोस्ट कॉमन चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोइंग अप, आपको क्या लगेगा, कोई बच्चा हो सकता है एक्सेप्शन टाइप हो, कुछ अलग चेंज दिखा दे, लेकिन मोटे तौर पे आपको ये चेंजेस दिखाई देंगे। कैसे? नॉर्मली हाइट में चेंजेस दिखाई देगा बच्चों का, उसका वेट बढ़ रहा होगा, स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। पहले मैं 5 लीटर की बकेट नहीं उठा पा रहा था, अब तो मैं 10 लीटर की बकेट भी लेके सीढ़ियों में चढ़ जाता हूँ, मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ। देखा आपने, इस एज के बच्चे बहुत पावर दिखाते हैं मम्मी पापा टीचर्स के सामने। अरे सर देखो मैंने ये उठा दिया, मैंने वो उठा दिया, सर मैं आपसे भी लंबा हो गया हूँ, मम्मी आपसे भी मैं लंबा हो गया, मोटा हो गया हूँ, ये वो। एंड अपीयरेंस में भी चेंजेस आएंगे, फिजिकल अपीयरेंस जो देखने में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मूंछ आ गई, ब्रेस्ट इलार्जमेंट हो गया, गर्ल्स में हिप इलार्जमेंट हो गया, बॉयज़ में कंधे चौड़े हो जाते हैं। ये सब चेंजेस नॉर्मल में आप देखोगे। इनके ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे? ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हो, जैसे हाइट में किस टाइप का चेंजेस, पॉजिटिव साइड में लगभग सभी बच्चों की हाइट बढ़ती हुई दिखाई देगी, वेट एंड स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिखाई देगा। अपीयरेंस में आप लिख सकते हैं कि मुस्टैचेस आ गए हैं, बियर्ड स्टार्ट हो गई हैं, वो सब चेंजेस आप यहाँ लिख सकते हैं। दिस चेंज स्टार्ट्स अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज, ये हर एक बच्चे में 10 के आसपास स्टार्ट होते हैं एंड कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 19, 10 से लेके 19 तक, 10 to 19 ईयर्स तक एडोलसेंस ये चेंजेस चलते रहेंगे। इट इज़ यूजुअली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मैंने जैसे बताया था, एडोलसेंस बेटा बीच का पीरियड है, इससे पहले हम चाइल्डहुड में थे, हम बच्चे थे, अब ये युवावस्था आ गई है, और इसके बाद हम मैच्योर हो जाएंगे, वी विल बिकम एडल्टहुड एंड इज कॉल्ड एडोलसेंस। इसी को एडोलसेंस कहा गया। एडोलसेंस का मतलब क्या हो गया? एडोलसेंस का मतलब हुआ कि इट इज द एज ब्रैकेट। एडोलसेंस क्या है? वो एज ब्रैकेट है 10 से लेकर 19 तक की, जिसके अंदर मुझे ये चेंजेस महसूस हुए, मेरे अंदर रैपिड ग्रोथ आई, डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल इमोशनल बिहेवियर चेंजेस मेरे अंदर आए। क्या क्या चेंजेस आए यहाँ समझा रहा है। इंक्रीज इन हाइट, जैसे देख पा रहे हो, ये गुड़िया है अपनी मम्मी से कंपेयर कर रही है, देखो मम्मी मैं आपसे लंबी हो गई हूँ, इस एज में पक्का होता है ये। उसके अलावा चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, वेट गेन हो रहा है एंड स्ट्रेंथ बढ़ रही है।
और इस एज में आप देखा होगा बच्चों में एक दूसरे के साथ लड़ाई, मतलब खेल खेल में लड़ाई, खेल खेल में क्यों? क्योंकि दे वांट टू शो ऑफ देयर पावर, वो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करेंगे, घर पे मम्मी पापा देखो मैंने आपको उठा लिया, मम्मी मैंने ये कर दिया, मैंने वो उठा लिया, ये इस टाइप की फीलिंग आपके अंदर आएंगे। होगा क्या, जैसे बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो उनके कंधे चौड़े हो जाएंगे। बॉयज़ में कंधे, जो शोल्डर है ना, यहाँ चौड़ाई महसूस होगी। वेयर इज इन गर्ल्स में जो हिप एरिया रहता है, कमर वाला एरिया, वो चौड़ा हो जाता है। कमर वाला एरिया चौड़ा हो जाता है, वो क्या जो हीरोइन दिखाती है उसके लिए चौड़ा हो जाता है क्या? मीन्स आपने देखा होगा बेटा, गर्ल्स की हाइट नॉर्मली इस टाइप से रहती है। गर्ल्स का बॉडी स्ट्रक्चर है ना इस टाइप से। ऊपर का यहाँ वाला एरिया जो ब्रेस्ट रीजन बोलते हैं, ब्रेस्ट रीजन इलार्ज होना स्टार्ट होता है। किस लिए ब्रेस्ट रीजन इसलिए स्टार्ट होता है बेटा, अभी आप एडोलसेंस में हैं, जैसे ही आप एडल्ट बन जाएंगे उसके बाद आप एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेंगे अपने ऊपर। क्या? माँ बनने की जिम्मेवारी। और एक माँ क्या करती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पिलाना है। इसीलिए नेचर ने गर्ल्स की बॉडी में मैमल्स वो दिए हैं। किस लिए? ताकि मैमरी ग्लैंड दिए हैं ताकि वो दूध प्रोड्यूस कर पाए, बच्चे को दूध पिला पाए। इसीलिए ब्रेस्ट इलार्जमेंट अभी से स्टार्ट हो जाता है। इट टेक्स टाइम टू डेवलप। सिमिलरली हिप रीजन, जो नीचे कमर से नीचे का रीजन होता है, वो भी चौड़ा हो जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री बोल दीजिए, फिल्मों ने बोल दीजिए, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि औरत यूज की चीज़ है। नहीं, वो इस पर्पज़ के लिए नहीं, आपके देखने के लिए नहीं है, सुंदरता के लिए नहीं है। वो नेचर ने डिसाइड किया है बेटा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके गर्भ में, आपके पेट में, आपके वॉम में क्या होगा, एक बच्चा आने वाला है जो 9 महीने तक आपकी बॉडी में रहेगा। 9 महीने तक आपकी बॉडी में रहेगा और डेवलप करेगा। एक जैसा नहीं है, उसका मास बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। उस टाइम में आपने देखा होगा अपनी मम्मी का या फिर किसी आंटी वगैरह का पेट बढ़ जाता है काफ़ी, तो सोचो कितना इम्बैलेंस हो जाता है, सेंटर ऑफ मास कितना इम्बैलेंस हो जाता है। तो अगर हिप रीजन, ये वाला रीजन चौड़ा रहेगा तो सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल करना आसान रहेगा। तो अगर मेरा हिप, ये जो एब्डोमेन वाला रीजन है, पेट वाला रीजन, अगर इसमें बेबी आ भी गया तो जो कमर का रीजन है नीचे वाला, वो उसको इजीली सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए गर्ल्स में ये हिप रीजन एज वेल एज थाई भी काफ़ी चौड़ी मिलती हैं। उसके पीछे रीज़न यही होता है ताकि वो उसको इजीली बैलेंस कर पाए। ये सारे चेंजेस हमें दिखाई देंगे। उसके बाद एक प्रोमिनेंट चेंज है, चेंजेस इन वॉइस में चेंजेस आएगा, गर्ल्स में भी आएगा, बॉयज़ में भी आएगा, लेकिन बॉयज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। बॉयज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंट किस लिए होता है? क्योंकि बॉयज़ में एडम एप्पल, ये होता सब में है, बॉयज़ में भी गर्ल्स में, लेकिन बॉयज़ के केस में एडम एप्पल बाहर की तरफ आ जाता है। यहाँ ये देख पा रहे हो, ये बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन है। वॉइस बॉक्स है क्या? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये किसके थ्रू बोल पा रहा हूँ? विद द हेल्प ऑफ दिस वॉइस बॉक्स, जिसका दूसरा नाम एडम एप्पल भी बोला गया है। वॉइस बॉक्स है क्या? द वॉइस बॉक्स इज ए स्ट्रक्चर इन अवर थ्रॉट। हमारे गले में एक थ्रॉट है, हमारे गले में एक स्ट्रक्चर है, एंड दैट हेल्प अस टू स्पीक, जो हमारी बोलने में मदद करता है। द ग्रोथ में बी सीन एज ए बम्प। जो ग्रोथ हुई वो मेरे गले में यहाँ एक बम्प की तरह बाहर दिखाई देता है। इन द थ्रॉट रीजन एंड इज कॉल्ड द एडम एप्पल। उसी को एडम एप्पल बोला गया है। क्यों बेटा? जब आप छोटे थे आपकी आवाज़ में चेंज क्यों आया? जब आप छोटे थे तो आपकी आवाज़ पतली थी, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, अब आप मैच्योर हो रहे हैं, तो आपकी वॉइस बॉक्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, वॉइस बॉक्स भी बड़ा हो रहा है, और उसी प्रोपोर्शन में आपकी वॉइस भारी हो जाएगी। स्पेशली बॉयज़ के केस में आपने देखा होगा उनकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है इस एज में। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी पार्ट्स में भी कई सारे चेंजेस आएंगे। कैसे? आपके बाल, जैसे मूंछ, दाढ़ी, चेस्ट के ऊपर, कई बॉयज़ में पीठ के ऊपर भी, बैक पे भी हेयर्स आ जाते हैं। आर्मपिट में, आर्मपिट बगल, ये जो बगल रहती है यहाँ पे भी बाल आ जाते हैं। तो मूंछ, दाढ़ी चेस्ट पे, कमर पे बॉयज़ के आते हैं, गर्ल्स के आर्मपिट में एंड प्यूबिक एरिया में। प्यूबिक एरिया, कई बच्चे इसको गलती से पब्लिक रीजन भी बोल देते हैं। पब्लिक रीजन एल नहीं है बेटा, प्यूबिक है। दिस इज प्यूबिक एरिया। प्यूबिक एरिया क्या है बेटा? जहां आपका बॉडी पार्ट है, जो सीक्रेट बॉडी पार्ट, जिसको आप लोग सीक्रेट बॉडी पार्ट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं तो मैं ओपनली कहूँगा पेनिस एंड ओवरी वाला रीजन, जहाँ आपके टेस्टिस, पेनिस वगैरह है ना,
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जहाँ, उस एरिया को प्यूबिक रीजन बोला जाता है। तो उधर भी बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। सर उसका क्या पर्पस है? बेटा एक बात बताओ, जहाँ भी पिट बन रही होगी, पिट मीन्स गड्ढा टाइप बन रहा होगा, जहाँ कुछ देर के लिए पसीना या वो सब रुक रहा होगा, वहाँ देखना आपको बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बगल में यहाँ से पसीना आया, यहाँ के रुक गया, तो इस रीजन में पसीने वगैरह को ऑब्जॉर्व करने के लिए वो रहते हैं। सिमिलरली प्यूबिक रीजन में नीचे हमारे वहाँ भी पसीना आता है, तो मेरी चेस्ट पे तो अगर मुझे पसीना आया तो बह के नीचे चला जाएगा, लेकिन नीचे जाने के बाद वो उस जगह पे कुछ देर रुकता है। तो इसीलिए नेचर ने जानबूझ के वहाँ हेयर्स दिए हैं। कुछ गलत नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, नेचुरल है ये सब। क्या है? नेचुरल है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन फेशियल स्किन। फेशियल स्किन में भी बच्चों के क्या होगा, इस एज में एडोलसेंस के दौरान उनके अंदर एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्ने मीन्स मुहासा, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुहासा, इंग्लिश में एक्ने एंड पिंपल्स। तो एक्ने क्या है बेटा? एक्ने एक प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ, आपकी मतलब जो क्या बोलते हैं, सिक्रेट करते हैं ना, पसीना सिक्रेट करते हैं, इसके अंदर से डिफरेंट केमिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। जो केमिकल ज़्यादा सिक्रेट होने शुरू हो गए तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जो आपके पोर्स हैं, पतले पतले छेद हैं जहाँ से पसीना निकलता था, वो ब्लॉक हो जाएंगे। और जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो वो एक्ने का रूप ले लेंगे, पिंपल का रूप ले लेंगे। Another common occurrence during the adolescence years is the skin condition called acne, मुहासा। एक नई टाइप की वो हो जाती है, in which small reddish pimples appear, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। हमें कई बच्चों में देखा होगा। These are commonly visible on the face, फेस के ऊपर अलग से दिखने लग जाते हैं। Acne occurs due to an increase in oily secretion, हमारी बॉडी में से ऑयल का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए। ड्यूरिंग एडोलसेंस दैट कैन क्लॉग द स्किन पोर्स, वो जो पोर्स थे ना मेरे स्किन के अंदर, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से पसीना निकलता है, उसको क्लॉग कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। और ब्लॉक कर देंगे तो उससे क्या होगा? लीड टू इन्फेक्शन। पसीना भी तो फायदे का काम है ना। पसीना फायदे का? सर क्या बोल रहे हो? पसीना फायदे का कैसे हो सकता है? बेटा पसीने के थ्रू हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है, और जब गंदगी बाहर निकल जाती है, और इस केस में उसको क्लॉग कर दिया, अब गंदगी बाहर निकल नहीं पा रही है। जब गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तो इन्फेक्शन तो होगा ही। While acne is a condition, acne क्या है? कंडीशन है। पिंपल्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। एक्ने एक कंडीशन है जिसके कारण ब्लॉक हो गया है, पिंपल्स उसका रिजल्ट है जिसके कारण पिंपल्स पैदा होते हैं। तो जब ये पिंपल्स एक्ने वगैरह हों तो आई एडवाइज यू परेशान नहीं होना है। अब तो आप पढ़ चुके हैं, हमारे टाइम में ये सब नहीं पढ़ाया जाता था बेटा, हमें नहीं पता था कि ये क्यों होता है। अब आप लोगों को पता है क्यों होता है। जब आपको पहले से ही पता है कि ये चीज़ होनी है तो आप उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं जैसे ही एडल्टहुड में जाऊंगी मेरा फेस फिर से क्लीन हो जाएगा, ऐसा ही सोचोगे ना आप। अब आप क्या सोचोगे? उसके लिए परेशान नहीं होगे। हमारे टाइम में क्या होता था, बच्चे उसको ऐसे कोई दूसरे बच्चे से पूछा, अरे यार देख मेरे ये हो गया है, तो क्या कहेगा? इसको फोड़ ले भाई, ऐसे निकाल दे, इसकी गंदगी निकाल दे। अब जब गंदगी निकाली मैंने तो बल्कि साथ के साथ वो गंदगी साइड में और चिपक गई। पहले तो एक पिंपल था, अब 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, वो और ज़्यादा बढ़ गया। लेट इट टू, आप इसको रहने दो एज इट इज़, इसको बढ़ने दो। आफ्टर सम टाइम जब आपके ये पोर्स खुल जाएंगे फिर से, तो फिर से स्मूथ हो जाएगा। उसको छेड़ो ही मत बेटा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब की पॉइंट टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी कहानी का जिस्ट यहाँ बता रहा है। की पॉइंट टू रिमेंबर क्या समझाएगा बेटा? यहाँ आपको ये समझाएगा कि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। मूंछ का आना, प्यूबिक रीजन में बाल आना, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, या फिर ब्रेस्ट छोटी रह गई। आजकल एक नई प्रॉब्लम, दिक्कत स्टार्ट हो गई है। बच्चे एक दूसरे के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं कि मेरी ब्रेस्ट छोटी रह गई, उसकी बड़ी हो गई। या फिर किसी दूसरे भाई से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे अंदर ये चेंजेस आए हैं, तेरे अंदर भी हैं क्या? वो कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, बस घबरा गए। वही चीज़ के लिए लास्ट में आपको यही समझा रहा है, वेदर इट इज़ ए चेंज इन हाइट, वॉइस और फेशियल हेयर। आप में कोई भी चेंज हो, हाइट में चेंज हो, वॉइस में चेंज हो, या हेयर्स में चेंज हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट। भाई कब निकल के आएंगे वो, ये चेंजेस कब आएंगे? अब क्या हुआ, मेरे क्लासमेट में 2 साल पहले आ गए, मूंछ आने स्टार्ट हो गई, अब मैं घबरा गया। तो कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, अरे मूंछ नहीं तो कुछ नहीं,
इस टाइप के डायलॉग मारेंगे, मुझ नहीं तो कुछ नहीं, तेरे तो मुझ आ ही नहीं रही है, तू तो मर्द ही नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, उसको ये बताओ कि हर एक बच्चे का टाइमिंग, नेचर, किसी के हो सकते बड़े बड़े बाल आ रहे हैं, किसी के छोटे आ रहे हैं, एंड एक्सटेंट, किसी की बड़ी गहरी दाढ़ी मूछ आ गई, किसी की कम आ रही है, या आप बड़े लोगों में देख सकते हो एक्सटेंट भी अलग अलग है। ऑफ दीज चेंजेस वेरी, वो अलग अलग हैं, वेरी करेंगी वो अमंग इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग है। दीज वेरिएशंस आर कंप्लीटली नॉर्मल, ये वेरिएशन जो आए ये सब नॉर्मल हैं। मान लो मेरे चेस्ट के ऊपर बाल नहीं है, कि कोई दूसरा लड़का है जो जिसके ऊपर चेस्ट के ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल हैं, वो बोलता है यार ये तो मर्दों की निशानी होती है, पता है तुझे, तेरे अंदर तो, तू तो औरत है, तू तो लड़कियों जैसा है, तेरे अंदर कुछ नहीं है। नहीं बेटा, उसको ये लाइन दिखाओ कि टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट सब अलग अलग होंगे, नो नीड टू वरी, दीज ऑल आर नॉर्मल। ये क्या है? कंप्लीटली नॉर्मल है, मैं अपनी बॉडी से खुश हूं। कभी भी बेटा आप काले, गोरे, लंबे, छोटे, मोटे, पतले कैसे भी हों, बाहरी सुंदरता को छोड़ दो, यू आर द बेस्ट। अगर आपका नेचर अच्छा है, आप एक अच्छे आदमी हैं, आप एक अच्छे सिटीजन हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो यू आर द बेस्ट। एक ये फीलिंग लेके चलो, कभी डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, बाई डूइंग सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। व्हाट्सएप पे बहुत कॉमन घूमता है, अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेरिजन करना ही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक ये सब जो चेंजेस बताए, हर आदमी में, किसी में 10 साल में आ रहे हैं, किसी में 14 में आ रहे हैं, तो नो नीड टू वरी। ईच पर्सन एक्सपीरियंस एडोलसेंस एट हिज और हर ओन पेस, अपने खुद की स्पीड पे ऑब्जर्व कर रहा है वो। किसी को 10 साल में आ गए और आपको 13 में नहीं आए, तो ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो 14 में आ जाएंगे, 15 में आ जाएंगे, नो नीड टू वरी। एंड इट्स ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन भी अलग अलग है हर बच्चे के लिए, वेराइज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। समझ पाए? हर बच्चे के लिए ये टाइमिंग वगैरह अलग अलग हैं, नो नीड टू वरी, नो नीड टू डिस्कस विद अदर्स कि मेरे अंदर ये हुआ, मेरे अंदर वो हुआ। अगर डिस्कशन करना है, डिस्कशन करना तो किससे करोगे? अपने सीनियर्स, सीनियर्स मीन्स पेरेंट्स, टीचर, नानी, दादी, बाबा, उन सब से डिस्कशन करो, बिकॉज दे आर एल्डर इन एज। अपनी क्लासमेट से करोगे, अपनी क्लासमेट से करोगे तो होगा क्या? वो भी तो आपकी एज का बच्चा है, उसे क्या पता, उसका सिर्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है आपसे, नॉलेज ज़्यादा नहीं है। इस चैप्टर को करवाने का मेन पर्पज़ ही यही है बेटा कि आप लोग अपनी बॉडी के बारे में कभी भी शर्म महसूस नहीं करना, कभी भी शर्म महसूस नहीं करना। चाहे आप पतले हैं तो आप पतले में खुश रहना सीखो, मोटे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ को एंजॉय करो। अब यहां इसके बारे में बता रहा है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस हेल्प डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम द फीमेल। जो ये चेंजेस आए, एक बात बताइए, अभी तक सेकंड क्लास का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा जब खेल रहे होते हैं, अगर मैंने उन्हें सेम ड्रेस पहना दी, सभी मान लिया बॉयज़ के ड्रेस पहने हुए हैं, पैंट शर्ट पहन के खेल रहे हैं, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश दीज टू कि कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है। फर्स्ट सेकंड के साथ बच्चे के साथ दिक्कत रहती ही है, लेकिन वही जो आप इस एज में आ गए हैं, अभी आपके अंदर फिजिकल चेंजेस डेवलप हो गए हैं, और ये चेंजेस आपको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। वही बता रहा है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस हेल्प डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम द फीमेल। मेल और फीमेल में डिफरेंसेस दिखेगा आपको। लड़कों के कंधे चौड़े होंगे, मूंछ दाढ़ी होगी, लड़कियों में ब्रेस्ट इनलार्ज होगा, हिप एरिया बड़ा होगा। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है। समझ पा रहे हो? सेकेंडरी मीन्स बाद का, सेकेंड नंबर पे आया है। पहले ऑलरेडी, इससे पहले आपके अंदर प्राइमरी सेक्सुअल चेंजेस थे। कब? जब आप पैदा हुए थे। जब आप पैदा हुए थे तभी पता चल गया था ना कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल। आपके सेक्सुअल पार्ट देखने से पहले ही पता चल गया था बेटा, पेरेंट्स ने बता दिया था, नर्स ने आते ही बता दिया आपके बेटा हुआ है। कैसे पता चला? उनके सेक्सुअल पार्ट्स देख के पता चल गया था। दे वर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन यहाँ का क्या है, ये बाद में आए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में आए। मूंछ दाढ़ी आपके 10-12 साल के बाद आई ना, इसीलिए इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया। सच दैट नाउ दूर से देख के ही आप इजीली बता सकते हैं वो लड़का है या वो लड़की है। अब बता रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर अडल्टहुड। जो ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर चेंजेस आए, ये आपको नेचुरल साइन बता रहा है कि अब आपकी बॉडी एडल्टहुड के लिए तैयार हो रही है, आपकी बॉडी एडल्ट बनने वाली है। दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यहाँ से आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है।
अब देखो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस, लेकिन कुछ बच्चे इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं फ्री में। कभी एडोलसेंस की जगह प्यूबर्टी लिख दिया, प्यूबर्टी की जगह एडोलसेंस लिख दिया। इसमें थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। एडोलसेंस इज द एज ब्रैकेट। एडोलसेंस क्या है बेटा? एडोलसेंस क्या है ये बताओ। जो एडोलसेंस थी ये एज ब्रैकेट थी, कहां से? 10 से लेके और मैं नीचे 19 तक गया, इसके बीच की एज ब्रैकेट बोला गया है। लेकिन प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो टाइम है जब आपके अंदर ये चेंजेस स्टार्ट हुए। नहीं समझ पाए? फिर से बताता हूं। एडोलसेंस आपके अंदर 10 साल से स्टार्ट हो गया है, 19 तक चलेगा। लेकिन किसी बच्चे में हो सकता है 10 साल में ही चेंजेस स्टार्ट हो गए हों, तो उसकी प्यूबर्टी कब से स्टार्ट होगी? 10 से स्टार्ट होगी। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके 14 में स्टार्ट हो रही है, जिसके 14 में स्टार्ट हो रही है, तो ये प्यूबर्टी इस टाइम से स्टार्ट हो रही है। प्यूबर्टी वो टाइम है जहां से आपके अंदर ये केमिकल चेंजेस स्टार्ट हुए। हाँ, अब 10 साल से एडोलसेंस हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यूबर्टी आप में कब से आई? 14 से आई। प्यूबर्टी आप में कब से आई? 14 से आई। ये एक मेन डिफरेंस है। दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ये मार्क करते हैं, ये निशान लगाते हैं, ये टिक कर देते हैं कि आपके अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। प्यूबर्टी इज द स्टेज, अब प्यूबर्टी को डिफाइन कर रहा है। प्यूबर्टी इज द स्टेज इन विच द बॉडी ऑफ एन एडोलसेंट, क्या है? देखो पहले से एडोलसेंट है वो, एडोलसेंट है वो। द बॉडी ऑफ एन एडोलसेंट अंडरगोज एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस, उसकी बॉडी में एक्सटर्नली बाहरी चेंजेस आ रहे हैं जो बाहर से दिख रहे हैं, एंड इंटरनल चेंजेस जो अंदर अंदर काम कर रहे हैं, जो हार्मोन्स की बात कर रहा है बेटा, जो अंदर अंदर आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो, और एक्सटर्नल जो बाहर से दिख रहे हैं, टू डेवलप इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ से आप एडल्ट बन गए, जिससे आप कैपेबल हो जाओगे रिप्रोड्यूस करने के लिए, जिससे आप कैपेबल हो जाओगे रिप्रोड्यूस करने के लिए। चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, वो चेंजेस, अब उन चेंजेस पे कंसंट्रेट करेंगे हम। अभी तक हमने ओवरऑल सारे चेंजेस के बारे में डिस्कशन किया, अब हम वो चेंजेस इन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी तैयार हो रही है, आप रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जा रहे हो। सोचो कौन से वो चेंजेस जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी आपके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एडोलसेंस इज मार्क्ड नॉट ओनली बाय ऑब्जर्वेबल चेंजेस, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं आएंगे, बट ऑल्सो आपके अंदर और दूसरे कौन से आएंगे? इंटरनल चेंजेस भी आएंगे, दैट आर नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, जो बाहर से नहीं दिखते। हाँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर बहुत तूफान मच रहा है सर, मेरी बॉडी के अंदर बहुत तूफान मच रहा है। वो तूफान क्यों आया? आपके अंदर हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं। An important internal change associated with adolescent girls is the onset of menstruation cycle. जैसे मैं बताया था रिप्रोडक्टिव चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो पहले बता रहा है गर्ल्स के बारे में। पहले उसने क्या बताया? गर्ल्स के बारे में। स्पेशली गर्ल्स में एक बड़ा चेंज आएगा। अभी तक आपके लिए स्मूथ थी, अब क्या होगा? तूफान आ जाएगा क्या? नहीं बेटा, अब भी स्मूथ रहेगी, इंजॉय करते रहो। An important internal change associated with the adolescent girls is the onset of menstruation cycle. आपकी बॉडी में ऑनसेट मीन स्टार्ट हो जाएगा क्या? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। या तो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं डिटेल में अभी समझाता हूँ। आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। इट रीअकर्स जनरली एवरी 28 to 30 डेज। यह कितने दिनों बाद रिपीट करती है? 28 से 30 दिन के बाद। हर एक बच्चे की अलग अलग एज है बेटा, अलग अलग टाइमिंग है। एंड इज मोर कॉमनली नोन एज द पीरियड। सिंपल लैंग्वेज में उसे बोलते हैं पीरियड, क्योंकि एक पीरियड के बाद वो रिपीट कर रहा है। होता क्या है सिंपल लैंग्वेज में, पहले समझ लो। होता क्या है बेटा, इस एज के दौरान बॉयज़ में स्पर्म्स नाम के जर्म सेल जर्मिनेशन के लिए जो यूज किए जाते हैं। जर्मिनेशन क्या था? अंकुरित वाला। प्लांट से कोलेट करो। प्लांट में क्या हो रहा था? अंकुरित निकल रहे थे। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स याद है? वही जर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी बोल दीजिए आप। उसमें क्या होगा? मेल की बॉडी में स्पर्म्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, फीमेल की बॉडी में एग्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। एग जनरेट स्टार्ट होने, तो अब जैसे ही एग जनरेट स्टार्ट हुए तो नेचर ने सोचा कि हाँ अब एग है तो कोई ना कोई स्पर्म आएगा और इसे फर्टिलाइज करेगा और एक नया बेबी बन जाएगा।
अभी कोई नया बेबी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा अभी आपकी एज उस लायक नहीं हुई है, लेकिन आपकी बॉडी में वो केमिकल स्टार्ट हो गए हैं। तो उस टाइम क्या होगा, आपकी बॉडी का जो वेस्ट ब्लड है वो इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, यानी महीने में वो 5 दिन बोलते हैं बेटा, महीने के वो 5 दिन के नाम से जानते हैं, पीरियड बोल दो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोल दो। महीने में 28 से 30 दिन बाद ये रिपीट करता है। फिर 5 दिन तक बच्चों को क्या होगा, स्पेशली गर्ल्स को पेट में नीचे वाले एब्डोमेन एरिया में, पेट के नीचे वाले हिस्से में उनको पेन होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, और फिर आप मॉनिटर करोगे आपके प्यूबिक रीजन से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया है, गंदा ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया है। वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर पीरियड के नाम से जाना जाता है। द फेज ऑफ द साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्जेस अकर्स फ्रॉम द बॉडी इज रेफर्ड टू एज मेंस्ट्रुएशन। वो फेज जिसके दौरान आपके बॉडी से ये ब्लड निकल रहा है उसे मेंस्ट्रुएशन कहा गया है। इट में लास्ट फॉर 3 to 7 days। मैंने बोला नॉर्मल 5 दिन, हो सकता है किसी बच्चे में 2 दिन कम हो तो 3 दिन हो गया, हो सकता है किसी बच्ची में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो 7 दिन हो गया। 3 से 7 दिन तक ये चलता है, 3 से 7 दिन तक चलता है। सम गर्ल्स में फील पेन और डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में पेन महसूस हो सकता है या डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा। यूजुअली बाय द एज ऑफ 45 to 55, जब वही बच्ची बड़ी होके बच्ची बड़ी होगी, बच्चे पैदा करेगी, नई जनरेशन को पैदा कर दिया, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर जब वो बच्ची 45 से 55 के एज में पहुंच जाएगी, फिर से वही बात है, कोई फिक्स नहीं है कि 45 में ही, कोई फिक्स नहीं है 55 में ही, किसी भी एज में हो सकता है, 48 में, 50 में। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स नेचुरली। आपका जो ब्लड निकलना स्टार्ट चल रहा था, हर महीने निकल रहा था 5 दिन के लिए, अब वो रुक जाता है, वो रुक जाता है, यूजुअली रुक जाता है, मार्किंग द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। अब इसने मार्क कर दिया है, अब इसने मार्क कर दिया है। 19 में आप एडोलसेंस थे, 19 से बढ़ते बढ़ते आप 45 से लेके 55 के बीच में जहाँ भी पहुँचेंगे तो हो सकता है किसी बच्चे में 50 में हो रहा हो, 50 में ये एंड हो जाएगा, ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, ये सब चीज़ें रुक जाएंगी और आप कहोगे कि मेनोपॉज हो गया है, मेंस्ट्रुएशन पॉज हो गई है, मेंस्ट्रुएशन पॉज हो गई है, यानी रुक गई है। आप ब्रेकिंग मिथ अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बेटा काफ़ी सारे मिथ चल रहे हैं, टैबूज चल रहे हैं। मिथ या टैबू क्या होते हैं? भ्रांति हैं, बेकार की भ्रांति है सर, इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। पुराने टाइम से मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने मेरे को बताया, मैं अपनी बच्ची को बता रही हूँ, बस ऐसे चलता आ रहा है। लेकिन अब मैं आगे नहीं बताऊँगी। क्यों नहीं बताऊँगी? क्योंकि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है। मैं वो मिथ या फिर जो टैबूज थे उनको तोड़ दूंगी, मैं ब्रेक कर दूंगी, ब्रेकिंग मिथ अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अब मिथ किस टाइप के हैं? मिथ ऐसा होता है बेटा, पहले के टाइम में जब लोगों को नॉलेज नहीं थी, या फिर दूसरे एंगल से मैं ये कहूँ, नॉलेज के अलावा एक और लॉजिक बताऊंगा। कैसे? मान लिया है बेटा एक बच्ची को इस टाइप की दिक्कतें स्टार्ट हो गई, मेंस्ट्रुएशन आने स्टार्ट हो गए, तो ब्लड निकल रहा है। तो अब जब ब्लड निकल रहा है, चिड़चिड़ी महसूस कर रही है, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, तो किसी तरह से उसको रेस्ट देना चाहिए ना हमें, कि बच्ची आराम कर ले। तो उस टाइम में उन्होंने उसको धर्म से, पवित्रता से रिलेट कर दिया कि नाउ यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इन द किचन। अगर आप किचन में जाओगे, खाना नहीं बना सकते, पूजा नहीं कर सकते, किसी भी धार्मिक चीज़ को टच नहीं करोगे, आप एक काम करो, अलग कमरे में जाओ और रेस्ट करो। आप एक कमरे में जाओ, रेस्ट करो, किसी भी चीज़ को टच मत करो। उस टाइम लोग पढ़े लिखे थे नहीं बेटा, तो उन्होंने क्या किया, उसको पवित्रता से, धर्म से जोड़ दिया और उसको रेस्ट करने के लिए दिया। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब रेस्ट तो करने नहीं दे रहे, लेकिन बेकार के मिथ या टैबू उसमें इंक्लूड कर दिए कि आप अपवित्र हो गए हो। यू आर नॉट गुड टू टच द किचन। किचन में आप किसी चीज़ को टच भी नहीं करोगे, अचार को टच करोगे तो अचार खराब हो जाएगा, किचन में घुसे तो किचन खराब हो जाएगी। वही चीज़ें यहाँ बताई गई थी। लेकिन अब आप इसका लॉजिक समझ गए हैं, आप मिथ समझ गए। हाँ, उसको रेस्ट करने दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, रेस्ट करने दीजिए, क्योंकि बच्चा क्या है, चिड़चिड़ा है, उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है और पहली दूसरी बार निकल रहा है तो और ज़्यादा उसके लिए बहुत बड़ा हुआ हो जाएगा, तो उसको रेस्ट करने दीजिए। लेकिन उसे अलग मत कीजिए कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर है पवित्र हो गए, वो सब चीज़ें नहीं। फिजिकल आइसोलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स, जो मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स थी उसको जो आइसोलेट किया जाता था, अलग रखा जाता था, इज अनफॉर्चुनेटली स्टिल क्वाइट प्रिवलेंट। अभी भी गांव वगैरह में आप जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी कॉमन में। मेंस्ट्रुएशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, तो आप ये बताइए कि मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है एंड सच मिथ हैव नो साइंटिफिक बेस। इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इनके पीछे।
उनको रेस्ट करने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपवित्र किचन वाले कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए। आप एज गुड एज, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप में इतने अच्छे केमिकल जनरेट हो रहे हैं कि आप रिप्रोड्यूस करने लायक हैं। अगर ये केमिकल जनरेट ना हो तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो आजकल आप देख भी पा रहे होगे। बहुत सी फैमिलीज में हस्बैंड है, वाइफ है, लेकिन उनके अंदर वो केमिकल ढंग से जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। दैट्स वाई दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस द बेबीज। वो बेबीज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, है ना दिक्कत। वो IVF, टेस्ट टू बेबी, उन सब के लिए जाना पड़ रहा है उनको। तो ये तो अच्छी बात है बेटा कि आपकी बॉडी हेल्दी है और वो सब केमिकल जनरेट करिए जो करने चाहिए, वही सब बता रहे हैं यहाँ। इसके बाद बता रहा है बेटा, एडोलसेंस सिर्फ और सिर्फ जो हमने फिजिकल चेंजेस पढ़े, जो हमें बाहर से दिखे, हमारे अंदर में आए, वो नहीं है। उसके अलावा हमारे अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस भी आएंगे, हमारे अंदर बिहेवियर चेंजेस भी आएंगे, हमारे अंदर बिहेवियर चेंज होगा। कभी लगेगा अरे मम्मी से अच्छा तो कोई है ही नहीं, फिर अगले ही पल मम्मी ने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, मम्मी आपसे गंदा कोई नहीं है। ऐसे बिहेवियर आते हैं, इसको मूड स्विंग बोलते हैं बेटा। मूड स्विंग्स आएंगे, इमोशनल चेंजेस आएंगे। इमोशनल चेंजेस मीन्स अभी तक क्या था, जब तक आप चाइल्डहुड में थे, लड़का और लड़की में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था, कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर कोई लड़का भी अच्छा है तो वो अच्छा है, लड़की भी अच्छी है तो वो भी अच्छी है। मैं जेंडर के ऊपर कोई मेरे अंदर फीलिंग नहीं थी। लेकिन अब यहाँ के क्या होगा, एडोलसेंस में आप जेंडर के प्रति, अपोजिट जेंडर, मान लिया मैं लड़का हूँ तो किसी लड़की के प्रति मेरे अंदर एक स्पेशल अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशल अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है वो आपका पीयर हो, आपका पड़ोसी हो, कोई भी, लेकिन एक स्पेशल अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बेटा वो सब कुछ नहीं है, वो केमिकल लोचा है, वो सब में नहीं पढ़ना है। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। आपको भी एक लाइफ पार्टनर मिलेगा जब आपका सही टाइम आएगा। अभी इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ये फिल्मी शापे हैं, फिल्मों के चक्कर में बड़ा माहौल गड़बड़ हो रखा है, मोबाइल इंटरनेट ने सब बर्बाद कर रखा है। नहीं बेटा, उन सब चीज़ों में मत पढ़ो, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। और जब पढ़ाई पे कंसंट्रेट करोगे तो आज जिस भी लड़के या लड़के के पीछे घूम रहे हो ना, अभी तो 7th क्लास में तो नहीं घूम रहे होगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये हायर क्लासेस में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अभी से इस बात को माइंड में रख लो क्या, कि बेटा इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अगर आप एक IAS, IITN, नीट, डॉक्टर वगैरह बन गए तो आप जिस लड़के से, जिस लड़की से कहोगे उसी से शादी हो जाएगी। और अगर आप पढ़ाई में फेल हो तो चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त रहा हो, आपको सब छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप किसी लायक नहीं हो ना, आप मजदूरी कर रहे हो, तो अच्छे से अच्छा दोस्त या लड़की जो दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, वो सब छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए बेटर टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। इमोशनल बिहेवियर चेंजेस में बता रहा है बेटा, आपके अंदर जो चेंजेस आए, ये चेंजेस एक्साइटिंग हो सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सर, वो मेरी क्लास में एक लड़का है, उससे बात करने में। कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, अरे उसने मेरे फोटो को लाइक नहीं किया, उसने मेरे उसको सब्सक्राइब नहीं किया, उसने मेरे उसको शेयर नहीं किया। आजकल ये ऑनलाइन वाला फंडा अलग चल रहा है, तो कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। क्या वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है क्या मैं उसकी अच्छी दोस्त नहीं हूँ क्या वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है क्या, वो सब चलता रहेगा, या फिर बोथ, कंफ्यूजिंग भी रहेगा वो सब। यहाँ हम समझते हैं कौन कौन से इमोशनल चेंजेस आएंगे, कौन कौन से इमोशनल चेंजेस हैं बेटा, उनके प्रॉबेबल इफेक्ट क्या हैं, उनके इफेक्ट क्या है हमारे बिहेवियर पे, और उनको मैं पॉजिटिव ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं पहले से बता रहा हूँ, चेंजेस आएंगे, हमें एक्सेप्ट करने हैं वो चेंजेस, और नॉट ओनली एक्सेप्ट करने हैं, एक्सेप्ट करने के बाद मैं जो जितनी भी एनर्जी बनेगी मेरे अंदर, मैं उसको एक सही दिशा में चैनलाइज कर दूंगा, सही दिशा में पॉजिटिव ग्रोथ में लेके जाऊंगा उनको। जो चेंजेस आ रहे हैं मुझे पता है आएंगे, तो मैं उन चेंजेस को एक सही दिशा में लेके जाऊंगा। कौन कौन से चेंजेस आएंगे, मूड स्विंग होगा, तो आप इसका प्रॉबेबल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इंगेज इन वेराइड एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स। आप ये सब स्टार्ट कर दीजिए। उसको पॉजिटिव ग्रोथ में कैसे लेके जाएंगे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। सेल्फ को एक्सप्लोर करो, अपने आप के बारे में और जानो। कैसे, शांति से बैठो, मेडिटेशन करो, योगा करो, और अपने आप को एक्सप्लोर करो, आप क्या चीज़ हो, क्या चाहते हो। एंड इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज दैट मे लीड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ऐसी एक्टिविटी में ऐड करो अपने आप को जहाँ आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन निकल के आए, क्रिएटिविटी और इनोवेशन निकल के आए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नहीं तो कोई चीज़ रिपेयर खराब पड़ी है, उसको निकालो, खोलो, बना दो,
देखना जब आप उसको बना दोगे, ठीक कर दोगे, आपके अंदर बहुत मज़ा आएगा। अरे यार मैंने ये कर दिया, पापा भी अप्रिशिएट करेंगे, मम्मी भी अप्रिशिएट करेंगे, दादी भी अप्रिशिएट करेंगे, अरे कितना प्यारा बच्चा है मेरा। कुछ ड्राइंग बना लो, कुछ भी हॉबी कर सकते हैं आप। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आपके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रॉन्ग इमोशंस आएंगे। हो गया क्या, इंक्रीज सेंसिटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे, मैडम ने थोड़ा सा गुस्सा नहीं किया, 3rd-4th क्लास तक क्या था, पटापट मारे जा रहे थे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब आप बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, मैडम ने थोड़ा सा ये नहीं बोला कि बेटा अब की बार मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, बस रोना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, पॉजिटिव ग्रोथ कैसे ले जाओगे उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में। कंपैशन करोगे। कंपैशन क्या होता है बेटा, मैं समझूंगी कि मैडम ने मेरे को क्यों गुस्सा किया, मैं उनकी फीलिंग को समझूंगी कि मैडम ने मेरे को इसलिए गुस्सा किया क्योंकि मैं होमवर्क नहीं करके लाई थी, और जब होमवर्क नहीं करके लाऊंगी तब तो गुस्सा करना ही है। इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क, अपने आप को सामाजिक कामों में बिजी रखो। कहीं साफ सफाई हो रही है, 2 अक्टूबर अभी जैसे गया है, आपने देखा होगा आपकी कॉलोनी में, आपके स्कूल में साफ सफाई हो रही होगी, मन से काम करो। कहीं कोई मंदिर में कुछ भजन कीर्तन चल रहा है, वहाँ इंगेज करो अपने आप को। इसी टाइप से कुछ और चेंजेस भी आपको महसूस हो रहे हैं, आप लिख सकते हैं। यहाँ दे रखा है बेटा, वाइल डिस्कसिंग टेबल 6.2, जब मैं इस टेबल को डिस्कशन कर रहा था, यू मे हैव एक्सप्लोर्ड द डाइवर्स बिहेवियर चेंजेस इन एडोलसेंट। आपको अलग अलग टाइप के चेंजेस महसूस हुए होंगे कि ये चेंजेस भी आते हैं, अच्छा मेरे अंदर तो ये नहीं था, मुझे तो ऐसा फील नहीं हो कभी। आपको हो सकता है आपके पीयर में आ रखा हो, आपके दोस्त में किसी में ये चेंजेस आ रखे हों, तो जब आप डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा इस टाइप के भी चेंजेस होते हैं। दिस इज बिकॉज adolescence is often marked by stronger emotions than childhood। चाइल्डहुड के कंपैरिजन में जो adolescence पीरियड था, इसके अंदर बेटा स्ट्रॉन्गर इमोशंस पैदा होते हैं। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए देखना जो बच्चा पढ़ाई में लग जाएगा इस एज में, वो पढ़ाई में बिल्कुल डूब जाएगा अंदर तक। जो बच्चा कंप्यूटर में लग गया वो कंप्यूटर में लग जाएगा, जो बच्चा स्पोर्ट्स में लग गया वो पागलों की तरह स्पोर्ट्स में लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इमोशंस बहुत खतरनाक वाले हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करो विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है ये चेंजेस आने हैं। अब आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस फेज को पार करके, और उधर जब एडल्ट बनो तो सारा समाज ये कहे, आपके टीचर्स ये कहें आई एम प्राउड ऑन माई स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स ये कहें आई एम प्राउड ऑन माई चिल्ड्रन। मेकिंग एडोलसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस, वही सब एक्सप्लेन कर रहा है कि अब क्या करो, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करो और एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाओ। उसको स्ट्रेस की एज मत छोड़ो। मैंने बोला था ना, एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। आपके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस होगा और तूफान होगा, तो आई एडवाइज कि जितनी भी स्ट्रेस है उसको निकाल दो, और जो स्टॉर्म है उसको चैनलाइज करना सीखो, सही दिशा देना सीखो। पढ़ाई में लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे तो स्पोर्ट्स में, सोशल एक्टिविटी में, क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में, इन सब में अपने आप को इंगेज रखो। वही बता रहे हैं। हाइटर्न क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट, इस एज के दौरान जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, एक्साइटमेंट हो गया, गिव एडोलसेंस अ न्यू व्यू पॉइंट, एक नया व्यू पॉइंट मिलता है टुवर्ड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड देम। अपने चारों तरफ उनको एक अलग व्यू पॉइंट मिलता है। कुछ बच्चे उसको नेगेटिवली लेते हैं, कुछ उसको पॉजिटिवली लेते हैं। कुछ बच्चों को लगता है पापा मेरा डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है, पापा मम्मी से पूछते हैं, नानी से पूछते हैं, दादी से पूछते हैं, मेरे से कुछ नहीं पूछते, और बिना पूछे मेरा सब कुछ ले आते हैं। ऐसा व्यू पॉइंट नहीं चाहिए, पॉजिटिव व्यू पॉइंट चाहिए कि अभी मैं मैच्योर हो जाता हूँ, मैं नॉलेज बढ़ा लेता हूँ। तुमने देखा होगा पेरेंट्स टेक्निकल चीज़ों के बारे में बच्चों से बहुत पूछते हैं, फील किया है? मोबाइल खरीदना है, आप 7th क्लास में ही हो, फिर भी पापा आपसे पूछेंगे बेटा बताओ कौन सा मोबाइल लें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बारे में, टेक्निकल चीज़ों के बारे में इन बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है। ऐसा होता है रियल लाइफ में, इन बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है। इसीलिए नॉलेज को ग्रैस्प करो। जब आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नॉट ओनली मम्मी पापा, आपके मामा चाचा ताऊ, वो आपसे सलाह मांगेंगे कि बेटा ये चीज़ कैसे करें, ये चीज़ कैसे करें। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, थॉटफुल डिसीजंस, अच्छे डिसीजन लो, एंड स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे एक्शन से अपने आप को इम्प्रोवाइज करो, अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें डालो।
कैन हैव ए पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वेलबींग ऑन एडोलसेंस। तो आपका जो ओवरऑल वेलबींग होगा ना बहुत प्यारा हो जाएगा। नेक्स्ट है मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। न्यूट्रिशन के बारे में हम 6th क्लास में पढ़ा है हमने। वो क्या था? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस थे बेटा जो मेरी बॉडी को डेवलप करने के लिए चाहिए। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस थे जो मेरी बॉडी को चाहिए। और न्यूट्रिशन क्या है? जो ये प्रोसेस है। तो वही न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं बैलेंस डाइट लूँगा, मेरी बॉडी में सारी चीज़ें क्या क्या, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सब जो हम क्लास 6 में डिस्कशन कर चुके हैं, इनको अगर मैं प्रॉपर तरीके से लूँगा, बैलेंस डाइट के फॉर्म में लूँगा, तो मैं अच्छे से वो करूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी एज में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो आप प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाइए, बस वही आपका बैलेंस डाइट हो जाएगा। वही बता रहा है कि आप उस टाइप से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब उसके लिए एक एक्टिविटी उसने डिज़ाइन की। एक्टिविटी में क्लास 6 में भी आपने किया था। क्या किया? फूड सोर्सेस। यहाँ फूड सोर्सेस के बारे में बताया, जैसे मिल्क है, मिलेट्स हैं, छोटा अनाज, कर्ड, दही, चीज़, पनीर, ये सब क्या दिख रहे हैं आपको? कैल्शियम, प्रोटीन और फैट्स देंगे। सिमिलरली यहाँ भी प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? वो यहाँ लिख सकते हैं, चना वगैरह, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब प्रोटीन, सोयाबीन, वो सब यहाँ आप लिखिए। उससे मुझे प्रोटीन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? फंक्शन उसका क्या रहेगा? अब ये बताओ, कैल्शियम का, प्रोटीन का, फैट का क्या हेल्प रहेगी? टू हेल्प ऑप्टिमल बोन ग्रोथ। बोन के ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, बोन के ग्रोथ करने में, क्योंकि अभी आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी हड्डियां भी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो उसके लिए आपको कैल्शियम, प्रोटीन और फैट चाहिएगा। इस टाइप से आप पूरा आयरन किस लिए चाहिए? आयरन हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए, ब्लड के लिए चाहिए मुझे, वो आप सारा लिख सकते हैं। साइंस एंड सोसाइटी। साइंस एंड सोसाइटी में आपको बता रहा है बेटा, एडोलसेंट स्पेशली गर्ल्स में समटाइम्स सफर फ्रॉम ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम लड़कियों में क्यों आई बताओ? एनी आइडिया बेटा? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान उनकी बॉडी का ही तो ब्लड निकल रहा था बाहर, उनकी बॉडी का ही तो ब्लड बाहर निकल रहा था, तो उसमें ब्लड की कमी नहीं हो जाएगी। तो वही बता रहा है कि जो गर्ल्स हैं ना, एडोलसेंस पीरियड के दौरान उनके अंदर ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे हम आयरन या विटामिन B12 का यूज़ करके फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप की कोई दिक्कत है तो कंसल्ट द डॉक्टर, अपने पेरेंट्स को बताइए, डॉक्टर से मिलिए। और डिफरेंट स्कीम्स हैं बेटा, गवर्नमेंट की स्कीम हैं जो इन सबको प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगी। आपके आसपास में जो भी PHC है, CHC है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ आप जाइए और गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठाइए। आपको आयरन वगैरह की टैबलेट ईजिली मिल जाएंगी। और जब B12 का जिक्र आया है तो B12 से रिलेटेड एक फेमस साइंटिस्ट डोरोथी हॉजकिन, इनके बारे में बताया गया है। ये इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12 के बारे में बताया था। विटामिन B12 का स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1964 में नोबेल प्राइज मिला। शी वॉज द थर्ड वुमेन जो केमिस्ट्री के उसमें तीसरी औरत थी जिनको केमिस्ट्री के उसमें 1964 में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने B12 के ऊपर रिसर्च किया और हमें उसके बारे में काफ़ी बताया। हमें ये भी बताया कि इट कैन नॉट बी मेड इन द ह्यूमन बॉडी एंड हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। जो विटामिन B12 है हमारी ह्यूमन बॉडी उससे सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हम जो खा रहे हैं उसी से हमें लेना पड़ेगा। तो इन केस अगर एक गर्ल में, एक बच्ची में विटामिन B12 की दिक्कत आ गई तो क्या करेगी? वो विटामिन B12 रिच प्रोडक्ट्स सर्च करेगी, पता करेगी अपने बुक के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और वो फूड प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ऐड कर लो। सो सिंपल, बस वही बता रखा है। नेक्स्ट आता है बेटा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स खुद की साफ सफाई। वो तो सर हमेशा इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं इन्फेंट रहा हूँ, चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊँ, साफ सफाई तो मैं रखूँगा सर। हाँ बेटा रखनी है और ज़रूर रखनी है, लेकिन इस पीरियड में हमें और एक्स्ट्रा रखनी है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इस पीरियड में क्या होता है, जैसे बॉयज़ के केस में लगा लो, बॉयज़ क्या गर्ल्स दोनों में होता है, पसीना वगैरह ज़्यादा निकलता है। इस एज में पसीना वगैरह सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर केमिकल ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। तो जब हमने एक्ने, पिंपल वगैरह देखा था ना, वो क्यों हुआ था? इसी एज में क्यों हुआ? क्योंकि केमिकल ज़्यादा जनरेट हो रहे थे।
तो जब एक बात बताओ, बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा निकालेगी मेरे अंडर आर्म में, प्यूबिक रीजन में, मेरे फेस पे, तो उस सब को अगर मैं साफ सफाई रखूँगा तो मेरी बॉडी सही रहेगी। अगर मैं गंदगी रखूँगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमारियाँ हो जाएंगी। इन केस ऑफ गर्ल्स में के केस में क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपके प्राइवेट पार्ट से जो ब्लड निकल रहा है, एंड दैट टू बी गंदा सा ब्लड है, तो वो जब निकल रहा है और आपके प्यूबिक रीजन में, अंडर आर्म में, इस सब से पसीना तो निकल ही रहा है, एक्ने तो आ ही रहे हैं, तो हर एक चीज़ को गर्ल्स के केस में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उसको साफ सफाई रखना। स्पेशल दोज 5 डेज, अगर उस दौरान आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको स्पेशल हाइजीनिक रखनी है। उसके लिए इस सैनिटरी पैड्स वगैरह आपने देखे होंगे, या नहीं पता है तो बेटा जैसे आपके ही ये पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे ना, आपके पेरेंट्स टीचर वगैरह बता देंगे कि आपको सैनिटरी पैड यूज़ करना चाहिए। इससे क्या रहेगा, ये आपको जो ब्लड निकल रहा है आपकी बॉडी से उसको ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करेगा। इसको फिर बाद में सैनिटरी पैड का ऐसे नहीं है कि कहीं भी जहाँ मन किया वहाँ फेंक दिया, यूज़ किया बाद में फेंक दिया, क्योंकि बेटा उसमें ब्लड है, इन्फेक्शन हो सकता है, किसी दूसरे को हो सकता है, आपको तो नहीं हुआ। तो उसको प्रॉपरली न्यूज़पेपर वगैरह में फोल्ड कीजिए, कपड़े वगैरह में कागज़ में पैक करके अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। और उसको यूज़ करते वक्त भी हाइजीन का ध्यान रखना है, उसके बाद भी ध्यान रखना है, नहाना धोना तेल लगाना वो सब प्रॉपरली करना है, वही समझा रखा है। साइंस एंड सोसाइटी में भी बता रखा है बेटा, बहुत बार केसेस में ऐसा होता है कि ठीक है मैं अवेयर हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। आप मूवी थिएटर में जाते हो, एक अक्षय कुमार की ऐड आती है ना, वो अक्षय कुमार एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है और वो एक बंदा फू फू कर रहा है ऐसे, तो अक्षय कुमार तो बोलता है क्या हुआ भाभी जी को, तो बोलता है वही औरतों वाली बीमारी, इन्हीं के बारे में बात कर रहा है वो। औरतों वाली बीमारी मतलब यही बीमारियाँ कि उसने सैनिटरी नैपकिन वगैरह, सैनिटरी पैड वगैरह अच्छे से यूज़ नहीं किए थे। तो अक्षय कुमार क्या बोलता है कि तुम्हारे पास सिगरेट फूफू करने के लिए पैसे हैं लेकिन सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसे नहीं हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है बेटा, गरीब तबका जो है वहाँ उनके पास ये पैड वगैरह के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और गवर्नमेंट ने निभाया भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसने डिफरेंट स्कीम चलाई जिससे कि आप लोगों को सैनिटरी नैपकिन वगैरह, पैड वगैरह ईजिली मिल पाएँ, आप उनको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, उनके बारे में नॉलेज दिया हमें कि कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे डिकम्पोज करना है, वो सब। तो कौन कौन सी स्कीम चल रखी हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम, MHS। इसमें क्या है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्कीम किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। सैनिटरी पैड्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज और एट वेरी नॉमिनल फीस, बहुत कम फीस पे या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, टू अडोलसेंट गर्ल इन द रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सर ऐसा क्या कि रूरल एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बेटा, नॉर्मल में क्या है, गवर्नमेंट भी मानती है और ये सच्चाई भी है, रूरल एरिया में अधिकतर वही तबका है जो गरीब है। हम ये नहीं कह रहे सब गरीब हैं, लेकिन ज़्यादा तबका वो है जो गरीब है, तो इसीलिए ताकि उन तक पहुंच हो पाए, इसीलिए। सेकेंड वन, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सब हिंदी के वर्ड्स हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के, किशोर मतलब युवा आप जैसे, स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ, कार्यक्रम मीन्स प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम RKSK यह चलाया है बेटा कि ओवरऑल हेल्थ ऑफ एडोलसेंट मेंटेन रहे, उनके मेंस्ट्रुएशन हेल्थ अच्छी रहे और हाइजीन रहे। इसमें यहाँ पीयर एजुकेशन के बारे में समझा रखा है। पीयर एजुकेशन क्या होता है बेटा, पीयर होता है आपके क्लासमेट, आपके दोस्त, तो आप एक दूसरे को एजुकेट करें, उसके बारे में बता रखा है। वेयर ओल्डर स्टूडेंट्स हेल्प यंगर वन, जहाँ बड़ी क्लास के बच्चे छोटे क्लास के बच्चों को इन सब के बारे में बताएंगे। थर्ड, सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, यहाँ फिर से बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किए गए। बायोडिग्रेडेबल मीन्स 3 वर्ड से मिलकर बना है बेटा। बायोलॉजिकल तरीके से, यानी ऑटोमेटिकली छोटे छोटे इंसेक्ट डिग्रेड कर देंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे यानी तोड़ देंगे। ऐसे सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए गए हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस। कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, जन औषधि केंद्र, आपके आसपास शहर में आप गूगल पे सर्च कर ले, अगर आपको नहीं पता है तो जन औषधि केंद्र होते हैं बेटा, जहां जन यानी पॉपुलेशन के लिए औषधि मीन्स मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे, जहां जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं। आपको वही दवाई अगर मैं कैडिला की
या किसी बड़ी कंपनी की लेने जाऊंगा तो महंगी मिलेगी, वही मैं जेनरिक ले लूँगा, जन औषधि केंद्र पे ले लूँगा तो सस्ते में मिल जाएगी। यहाँ पे इस जगह मुझे सैनिटरी नैपकिन भी 10-10 रुपये में मिल जाते हैं, वही बता रहा है। उसके अलावा ये तो क्या था बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। स्टेट लेवल पे ऐसे कई सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल सूची स्कीम कर्नाटका में चल रही है और फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम तमिलनाडु में चल रही है। इस टाइप से स्कीम चलती रहती है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। फिजिकल एक्टिविटी में ये बता रहा है बेटा, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फिजिकल तरीके से फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते रहिए। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खुद के लिए खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये योगासन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को इंगेज कीजिए। डे शेड्यूल बनाइए एंड बी कंसिस्टेंट विद द शेड्यूल के साथ अपने आप को चिपका के रखिए। सबसे प्यारा मैं एडवाइस करूँगा, स्पोर्ट्स आर द बेस्ट। क्योंकि होता क्या है, जब आप सिंगल कुछ कर रहे होते ना, मैंने ठीक है आज मैंने संदीप सर का वो पढ़ा, आज कल सुबह से मैं दौड़ने जाऊंगा, आपने टाइम निकाला भी, 5 दिन हुए 10 दिन हुए, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से बारिश हो गई, अचानक बारिश होगी तो आपका मूड डाउन हो गया, चलो छोड़ देते हैं। अगले दिन फिर बारिश होगी, फिर छोड़ देते हैं, बस फिर आप छोड़ ही देंगे। लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा क्या होता है, स्पोर्ट्स में अच्छा ये है, मेरा मन नहीं किया जाने का, लेकिन जिस दूसरे बच्चों के साथ मैं खेल रहा था वो बच्चे आके मेरे को बुलाने, अरे आ जा यार, आ जा यार, भाई चलते हैं यार, भाई तू तो मेरा दोस्त है यार, नहीं तेरे बिना नहीं खेलेंगे। आपका मन एक दिन डाउन भी हो ना, तब भी वो बच्चे आपको लेके जाएंगे, खींच के लेके जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो। स्पोर्ट्स में आप इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो ना कि आप पूरी जान लगा दोगे। तो इसीलिए आई एडवाइस स्पोर्ट्स सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप दूसरा कुछ कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। इसके बाद आता है बैलेंस सोशल लाइफ। अब यहाँ हमने पढ़ा फिजिकल चेंजेस आए, इमोशनल चेंजेस आए, बिहेवियर चेंजेस आए, सोशल लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? हाँ सर पड़ेगा, सोशल लाइफ पे भी फ़र्क पड़ेगा। हमारी मेंटलिटी चेंज हो जाती है जब हम एडोलसेंस एज में आते हैं ना। मैंने जैसे बताया कि हमें लगता है अरे पेरेंट्स तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं, ये दोस्त तो मेरा अच्छा दोस्त है ही नहीं, ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे। वो आंटी तो मेरी मम्मी के बारे में ये बोल रही थी, ऐसे इन सब बातों में नहीं पड़ना है। आपको एक बैलेंस सोशल लाइफ जीनी है, बैलेंस सोशल लाइफ जीनी है। वही बता रहा है, वी मस्ट बी थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स। हमें अपनी सोशल लाइफ इतनी अच्छी रखनी है, हमें थॉटफुल रहना है हमेशा, सोच समझ के, एंड रिस्पॉन्सिबल व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अदर। जब मैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों से, किसी अननोन फ्रेंड से, किसी फेसबुक फ्रेंड से, किसी मेरे मामा के दोस्त से, किसी मेरी आंटी की सहेली से, जब मैं इंटरेक्ट करूंगा या करूंगी, वेदर इन पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहूंगी, बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल रहूंगी या रहूंगा। दिस इज द टाइम एडोलसेंट में फील अट्रैक्टेड टू देयर पीयर्स। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के प्रति अट्रैक्ट हो जाएं, अरे यार वो लड़की तो बहुत स्मार्ट लग रही है मेरे को, मैं उससे दोस्ती कर लेता हूँ, या वो लड़का मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझसे दोस्ती कर लेता हूँ। एंड मिमिक देयर बिहेवियर, और हम उस बिहेवियर को पसंद करने लगते हैं और मिमिक करते हैं, मिमिक्री होती है ना, उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो इस दौरान आपको क्या करना है बेटा, अपने अंदर ट्रस्ट डेवलप करना है, विश्वास रहे हमारी दोस्ती पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे से रिस्पेक्ट बना के रखना है, वो मेरी इज्जत करे मैं उसकी इज्जत करूँ। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन भी, अबे वो साले, अबे वो कुत्ते, अबे वो ये जो आजकल के बच्चे कॉमनली यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ करनी। ये सब बैड वर्ड्स हैं बेटा, गंदी गालियाँ हैं, और तो और एक्सट्रीम भी करते हैं, वो सब नहीं करना है। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन हमारा ऐसा हो इज्जत भरा एंड माइंडफुल। और यहाँ इसके बारे में बता रहा है बेटा, टुडे दे ऑफन इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन। आपने देखा होगा या आप लोग करते भी होंगे, गेम चल रहा है, आपने दोस्त को ऑनलाइन बुला लिया, ऑनलाइन बुलाते बुलाते आप गेम खेलते खेलते पता नहीं कैसे कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना है। भाई बोलो ना, बहन बोलो, क्या दिक्कत है, अच्छे वर्ड यूज़ करो। और ऑनलाइन एनवायरनमेंट में तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा। जैसे यहां समझा रखा है बेटा, मेकिंग फन, टीजिंग, फॉल्स इंफॉर्मेशन, पर्सनल कमेंट्स, ये सब पे उसने क्रॉस लगा दिया।
ये सब पे उसने क्रॉस लगाया। किसी को टीज नहीं करना, चिढ़ाना नहीं है कि मान लिया कोई मेरे जैसा पतला सा आदमी है, उसने कोई वीडियो या फोटो डाला, अबे ओए गन्ने, अबे ओए बीड़ी, कुछ भी कमेंट कर दिया, कैसा लग रहा है तू, मच्छर जैसा दिख रहा है, 10 किलो तो वेट नहीं है तेरा, ऐसा कमेंट कर दिया। तो टीजिंग नहीं करनी है, फन नहीं बनाना है उसका, कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी है। पर्सनल कमेंट्स बड़े सोच समझ के करने हैं। मजाक करो बेटा, आपकी एज है मजाक करने की, अच्छी बात, आप इंजॉय करो, लेकिन जो पर्सनल कमेंट कर रहे हो ना, ऐसे करो कि सामने वाला हंसे उस बात पे, उसको मजा आए। पर्सनल कमेंट ऐसे करो उसको अच्छा लगे, ना कि उसको चिढ़ाओ। बुलिंग नहीं करनी है। बुलिंग नॉर्मली बच्चों के साथ होती है ना स्कूल में। तुमने देखा होगा स्कूल में एक थोड़ा सा भी पावरफुल बच्चा है, लंबा है, तगड़ा है, तो क्या करता है, छोटे मोटे बच्चों को तो ऐसे ही चलते चलते थप्पड़ मार देगा। ये क्या है? बुलिंग है। बुलिंग है, दबा के रखता है वो उसको। इसी का एक नया फॉर्म स्टार्ट हो गया, साइबर बुलिंग। 2 वर्ड से मिलकर बना है बेटा, साइबर एंड बुलिंग। साइबर मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ भी, लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर, मोबाइल, उसके थ्रू जो आपको बुलिंग कर रहा है उसे साइबर बुलिंग बोलते हैं। कोई आपका बड़ा भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है बेटा साइबर बुलिंग कि आपके क्लासमेट ही कर रहे हैं, हो सकता है कोई बड़ा आदमी जो आपका फेसबुक फ्रेंड है वो आपको साइबर बुलिंग कर रहा हो। तो इनके जब भी आपको लगे कि कोई बच्चा साइबर बुलिंग कर रहा है, कोई आदमी मेरे को साइबर बुलिंग कर रहा है, कोई औरत मेरे को साइबर बुलिंग कर रही है, तुरंत उसी टाइम अपने सीनियर्स को, टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को डिस्कशन करो। गलती से कोई इन्फॉर्मेशन आपने पास कर भी दी उसको और वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा है, तेरे पास मेरे वो वाले फ़ोटोज़ हैं, अगर तूने मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताई तो मैं वो फ़ोटोज़ वायरल कर दूंगा, मैं वो वीडियोज़ वायरल कर दूंगा। और आजकल तो डीप फेक का ज़माना है। डीप फेक में क्या होता है? डीप फेक में आपकी फ़ोटो उठाई इंटरनेट से, सिंपल वाली कोई फ़ोटो उठाई, उसको एडिट किया, आपको लगेगा कि ये मेरा ही फ़ोटो है, इसने कब ले लिया, लेकिन रियलिटी में आपका फ़ोटो नहीं है बेटा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुरंत अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कीजिए, सीनियर्स के साथ डिस्कशन कीजिए, बताइए कि ये मैं नहीं हूँ और स्ट्रांगली बताइए, और ये सो एंड सो आदमी है जो मुझे इस टाइप से साइबर बुलिंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, और वो चाह रहा है कि मैं अपने पापा का ATM पिन बता दूँ, वो चाह रहा है कि मैं मम्मी का इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड बता दूँ। अलग अलग तरीके हैं बेटा, तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बेस्ट ये ऑप्शन है, आपको जो इंटरनेट पे काम करना है, पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी काम करना है, उसको यूज़ करो और एग्जिट करो। अपने पासवर्ड वगैरह किसी से भी शेयर मत कीजिए, वो कितना भी अच्छा दोस्त है, किसी से भी शेयर मत कीजिए। अननोन से कोई दोस्ती मत कीजिए, जब तक आप उसको जानते नहीं तो ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा। अननोन से दोस्ती मत कीजिए। वही सब यहाँ बता रहा है, वही सब उसके बारे में बता रहा है। लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस। आओ अवेयरनेस को फैलाते हैं। कुछ चीज़ मुझे नहीं पता है, मैं दूसरों को बता दूंगा, अपने जूनियर्स को बता दूंगा। जैसे हमने पीयर एजुकेशन में पढ़ा था, मेरे जूनियर्स भी अब नेक्स्ट ईयर आप 8th क्लास में आ ही रहे हैं, तो जूनियर्स आपके 7th में 6th में आ जाएंगे, तो आप उनको अवेयर कर सकते हैं इस बारे में। वही चीज़ समझा रहा है यहाँ। वर्क इन ग्रुप टू डिज़ाइन पोस्टर एंड पैम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन करके अवेयरनेस फैलाइए। आप करेंगे क्या और क्या नहीं करेंगे, कहाँ? सोशल मीडिया पे। आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया सिर्फ एक फेसबुक नहीं है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, पता नहीं कितने हैं। उन सब में आप क्या करेंगे? बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड। इज्जत दो एक दूसरे की और दयालु रहो। थिंक बिफोर पोस्टिंग। पोस्ट करने से पहले सोचो एक बार, किस लिए पोस्ट कर रहा हूँ। आज के टाइम में क्या है, एक 20 रुपए का बर्गर खाने गए, उसका भी फोटो पहले क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, तब उसके बाद वो बर्गर खाएंगे। क्या ज़रूरत है? एक बार सोच के देखो कि भाई इसको पोस्ट करने की क्या ज़रूरत है। हाँ ठीक है, आप स्विट्जरलैंड घूमने गए, आप फोटो डाल रहे हो तो अच्छी बात है, मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड घूम के आया, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने घर के 10 किलोमीटर दूर कोई मंदिर गया, उसके फोटो भी डाल रहा हूँ, जहाँ पूरा स्कूल जाता है मेरा, तो उसमें क्या स्पेशल है भाई? बर्गर खाने में क्या स्पेशल है? ये चीज़ सोचो। थिंक बिफोर पोस्टिंग। पोस्ट करने से पहले सोचो। प्रोटेक्ट प्राइवेसी। पहली बात, कोई भी अपना पर्सनल फोटो अपलोड ही मत करो। दूसरी बात, पर्सनल फोटो ले किस लिए रहे हो भाई? मैं वो फोटो से बात कर रहा हूँ, पर्सनल फोटो में सिंगल फोटो की बात नहीं कर रहा। कई बच्चों को एंग्जाइटी होती है, क्यूरियस होते हैं कि मेरा ये बॉडी पार्ट कैसा दिख रहा है, वो बॉडी पार्ट कैसा दिख रहा है, मैं इसको कंपैरिजन उसके साथ करूंगा, ये सब। तो वो सब चक्कर में मत पड़ो, आप फोटो ही मत लो ना ऐसे, इन सब चीज़ों में पढ़ो ही मत। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाना चाहिए ये सब बेकार की बातें हैं। अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट रखो। यानी किसी से पासवर्ड शेयर मत करो,
किसी को ये मत बताओ हम 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, ये सब किस लिए? डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज विद स्ट्रेंजर्स या वर्चुअल फ्रेंड्स। वर्चुअल क्या, मैं तो ये बोलूँगा फ्रेंड के साथ ही किस लिए शेयर कर रहे हो भाई? किस लिए शेयर कर रहे हो? आपने वो फोटो अपने लिए लिए हैं, दुनिया के लिए लिए हैं? उसके बाद आप और भी डोंट्स में ऐड कर सकते हैं। अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो। हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचना सीखो और कहना सीखो नो। अब एक बात बताओ, इस नो में क्या स्पेशल है? अब ध्यान करो, सारे वर्ड्स रनिंग में हैं, नो को कैपिटल में लिखा है, एन को भी कैपिटल में और ओ को भी कैपिटल में। इसके लिए मैं क्या कहना चाहूंगा, एक बड़ा सा नो कहना सीखो। एक बड़ा सा नो कहना सीखो, बड़ा सा नो। नहीं, कोई कहे भाई सिगरेट का कश मार ले, नहीं, क्लियरली नहीं, कोई मतलब ही नहीं भाई। और आपकी आवाज़ में जब विश्वास दिखेगा ना बेटा, तो सामने वाला खुद से समझ जाएगा कि ये ना कर रहा है। ना का मतलब ना ही है, ना का मतलब ना ही है। यही समझा रहा है कि सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ये वो या फिर हाई लेवल के भी कुछ नशे हैं, वो कोई भी नशा मुझे करना ही नहीं है। मुझे तो चाय भी नहीं पीनी भाई, मैं तो चाय भी नहीं पीता। इस टाइप से अपने आप को जब आप वो रखोगे तो आप इजीली इन सब चीज़ों से बच जाओगे। इन सबको क्या बोलते हैं बेटा? सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं। ये चीज़ें जो जिससे आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाए, आप उस चीज़ के आदी हो जाएं, एडिक्ट हो जाएं, उसके बिना रह ही नहीं सकते, इन्हें सब्सटेंस अब्यूज बोला गया है। इन चीज़ों को जो ये है ना, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, ये सब सब्सटेंस अब्यूज की कैटेगरी में आते हैं कि इनके मुझे एडिक्शन हो गया। एक बात ध्यान करना बेटा, यहाँ बहुत प्यारी बात बता रहा है। कोई भी आपको आस पड़ोस में एडिक्टेड दिखे, जो बहुत सारी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू को सब कर रहा है, तो उससे कभी पूछना, इसमें वही बता रहा है, उससे कभी पूछना, क्या आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने सोचा था क्या कि मैं ऐसे ही पड़ा रहूँगा नशे में, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा नशे में, कभी किसी नाली में पड़ा हूँ, कभी किसी गटर में पड़ा हूँ? उसने कभी सोच के स्टार्ट किया था क्या? नहीं। उसने पहली बार, मैं वही एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा, दुनिया में कोई भी आदमी बीड़ी, सिगरेट, लिकर वगैरह कुछ भी पहली जो सिप लेता है वो अपने पैसे से नहीं लेता। पहली सिप, पहला जो वो ऐसे क्या बोलते हैं उसे, मुझे ये भी नहीं पता, पफ, जो पफ लेता है वो कभी अपने पैसे से नहीं लेता। कोई ना कोई दोस्त, यार, बड़ा छोटा उसको ऑफर करता है, ले ले भाई ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचो, उसने जब पहली बार लिया था तब उसने भी बस वो हीरोइज्म के चक्कर में ले लिया, हीरोइज्म के चक्कर में ले लिया, और फिर जाते जाते उसकी क्या दिशा होगी। सिमिलरली आप भी आज जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तब आप सोचोगे कोई बात नहीं यार, मैं एक पफ ले लूँगा, उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दूंगा। नहीं, आप पहला ही मत लो, अब वहीं स्टॉप कर दो, डेड एंड बना दो, उससे ज़्यादा लो ही मत। से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंस द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। हर टाइम मना कर दो उस चीज़ को, और हर बार मना कर दो, पहली बार भी मना कर दो और आखिरी बार भी मना कर दो। यहाँ ये दिखा रहा है बेटा, ये हेल्दी लंग्स दिखा रहा है, पूरा हेल्दी लंग्स है, उसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा रखा है, नोज से स्टार्ट करके लंग्स तक, कितना रेड है, कितना प्योर है। ये वो लंग्स हैं, जब आप सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी या कुछ लोगे तो यहाँ से होते हुए जब उसके अंदर एंटर करेगा तो वो जो धुआं है वो कहाँ जाएगा बेटा? लंग्स में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो जाएगा। देख पा रहे हो, यहाँ प्योर रेड है, यहाँ प्योर ब्लैक हो गया है। तो आप ऐसी सिचुएशन में कभी ना जाएं। इस चैप्टर का मेन पर्पस यही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन फॉर्मली बोलना है, एक वर्ड में, ज्यादा हंगामा नहीं करना, मेरी मम्मी ने कसम दिलाई, मेरे पापा ने वो किया, नहीं। जितना आप एक्सप्लेन करेंगे आप उतने दबते चले जाएंगे। आप एक वर्ड बोले, नो भाई, मैंने बोला है नहीं, बहन मैं नहीं लूंगी ये चीज, बहन मैं नहीं लूंगी, नहीं बोला है मैंने, बस। एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन टू से नो, यही आपको सिखाया है। उसके बाद साइंस एंड सोसाइटी में बता रखा है बेटा, नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान किसने लॉन्च किया बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसकी एजेंसी है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसने लॉन्च किया। नशा मुक्त भारत अभियान में इन्होंने क्या किया बेटा? प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अलॉन्ग अर्ली एज चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चों के बारे में उनको बताया, उनके लिए एक डी एडिक्शन हेल्पलाइन लॉन्च की। हेल्पलाइन मीन्स एक नंबर लॉन्च किया 14446,
जिसमें अगर आपको कुछ लग रहा है कि सब्सटेंस अब्यूज आपके अंदर आ रहा है तो यू कैन डिस्कस टू डील विद द ड्रग एडिक्शन एंड टू हेल्प ड्रग एडिक्ट को बचाने के लिए उन्होंने ये किया। द वाई क्वेश्चन फॉर अडोलसेंस के लिए वाई, क्यों, उसके बारे में। वी नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट चेंजेस इन अडोलसेंस एंड ऑल्सो नो सम वेज टू हैंडल इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं डिफरेंट चेंजेस अडोलसेंस में जो आ रहे हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ और जानता हूँ कैसे इसको हैंडल करना है विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करना है। बट आई वंडर व्हाई दीज चेंजेस अकर एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। लेकिन मुझे लग रहा है, मैं क्यूरियस हूँ, मुझे वंडर लग रहा है कि इसी एज में क्यों हुआ, ये मेरे अंदर चेंजेस क्यों आए बेटा? बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हमारे अंदर कुछ केमिकल्स, क्या थे वो? सर्टन केमिकल्स थे बेटा दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ग्लैंड होती है बेटा जो ये हार्मोन जनरेट करती है, जो मेरे अंदर ये चेंजेस ला रहे थे। वो ग्लैंड मेरे अंदर ऑलरेडी थे लेकिन वो केमिकल जनरेट नहीं हो रहे थे, वो केमिकल सेक्रेट नहीं हो रहे थे। मेरे दिमाग ने सिग्नल भेजा कि यस नाउ ही इज मैच्योर इनफ टू बी एडोलसेंट, अभी एडोलसेंट बन सकता है, इसकी एज 10 क्रॉस कर गई है तो अब इसके वो केमिकल जनरेट कर दो। तब मेरे माइंड ने सिग्नल भेजे तो उस ग्लैंड ने कुछ लिक्विड जनरेट किए, कुछ केमिकल्स जनरेट किए जिन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। और ये सारा खेला जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा ये सभी इन केमिकल्स का, इन हार्मोन्स का पैदा किया हुआ है। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म, सीकिंग सपोर्ट, मैं इन्फॉर्म रहूंगा, सपोर्ट लेता रहूंगा, गाइडेंस लेता रहूंगा जब भी मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। किससे? अपने क्लासमेट से? नहीं सर, कितनी बार बता चुके, अपने टीचर से, अपने सीनियर से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने मामा चाचा ताऊ, उनसे। एंड मेकिंग हेल्दी डिसीजन, मैं हेल्दी डिसीजन रखूंगा। यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर लाइफ अहेड। इस तरह से अपनी नींव जिसके ऊपर पूरी ज़िंदगी खड़ी होनी है, फाउंडेशन, नींव जिसके ऊपर मैं पूरी ज़िंदगी खड़ी रखूंगा, वो मेरी बहुत मजबूत होगी क्योंकि मैं पूरा एडोलसेंस पीरियड बहुत अच्छे से हेल्दी माइंडसेट के साथ क्रॉस करूंगा। इसके साथ यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। मैंने इसमें कुछ आपके लिए ऐड किया बेटा, वो चेंजेस ऐड किए हैं जो आपको एडोलसेंस और प्यूबर्टी में फील हुए होंगे या आने वाले 1-2 साल में हो जाएंगे। उनके लिए अपना माइंडसेट रखना। सिंपल फॉर्म में लिखा है कुछ फिजिकल चेंजेस। सबसे पहले कौन से हैं बेटा? वो कैटेगरी कौन सी? फिजिकल चेंजेस की। उसके बाद केमिकल, ये वो डिफरेंट टाइप के चेंजेस आएंगे। फिजिकल चेंजेस कैसे होंगे, कौन कौन से चेंजेस होंगे समझो। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ये तो आप फील कर रहे हो, अभी मैं श्योर हूँ इसके बारे में। हाइट एंड वेट आप फील कर रहे हो। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स इन बॉयज़ में ये कंधे चौड़े हो जाते हैं, पहले पतले थे अब चौड़े हो गए। वाइडनिंग ऑफ हिप इन गर्ल के रीजन में, गर्ल के एरिया में जो हमारी कमर से नीचे का रीजन होता है ना, हिप एरिया, वो चौड़ा हो जाता है। किस लिए चौड़ा हो जाता है? बेबी को कैरी करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन द बॉयज़, जो बच्चे ऐसे दिखाते हैं ना, लड़के जिम वगैरह जाना स्टार्ट कर देते हैं, वो मसल्स डेवलप हो जाती हैं। जिस एरिया की आप मसल डेवलप करना चाहो उस टाइप की एक्सरसाइज कर लीजिए, वो डेवलप हो जाएगी। अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन विदाउट एनी सप्लीमेंट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, अंडर आर्म एंड प्यूबिक रीजन, आपके अंदर हेयर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ? फेस के ऊपर मतलब मूंछ दाढ़ी वगैरह, अंडर आर्म में, बगल वगैरह में, एंड प्यूबिक रीजन में, यानी आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास। स्किन बिकम्स ऑयली, पिंपल्स में अपीयर, जैसे हमने डिस्कशन किया था एक्ने और पिंपल के बारे में, वही बता रहा है। हमारी स्किन में से ऑयल सेक्रेट होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है एंड पिंपल्स एंड एक्ने स्टार्ट आ जाएंगे। वॉइस चेंजेस, वॉइस में काफ़ी बदलाव महसूस होंगे, स्पेशली इन केस ऑफ बॉयज़। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से सेकेंडरी? जो बाद में आए, प्राइमरी नहीं थे ये, सेकेंडरी थे। क्या? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, लड़कियों में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस एंड पेनिस इन बॉयज़ के केस में जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं उसे पेनिस बोलते हैं बेटा, उस प्राइवेट बॉडी पार्ट को पेनिस बोलते हैं। उसके नीचे टेस्टिस रहते हैं, तो टेस्टिस एंड पेनिस वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और गर्ल्स में क्या होगा बेटा? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम पीरियड भी बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो गर्ल्स में हो जाएगा। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस में क्या आएगा? अभी तक फिजिकली और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए, अब हम चेंजेस पढ़ रहे हैं इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल।
इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। आपने देखा होगा इस एज में आने के बाद बच्चे क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, कॉम करके जाएंगे, सेंट लगा के जाएंगे, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, अरे मैं सुंदर लग रहा हूँ ना, तो सेल्फ के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है। मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, कभी कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी। बच्चा क्या कहेगा, मम्मी अब तो मेरे को अपना कमरा दे दो, मुझे पहचानो मम्मी, मेरे डिसीजन की वैल्यू रखो। आप लोगों ने बिना मेरे से पूछे ये फ्रिज ले आए, क्यों ले आए, ये वाला फ्रिज मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे डबल डोर का अच्छा लगता है, इस टाइप के। क्यूरियोसिटी अबाउट अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स के प्रति क्यूरियोसिटी हो जाएगी। कैसे, एक लड़का है तो वो लड़की के बारे में ज़्यादा जिज्ञासु हो जाएगा कि लड़की में ये चेंजेस आए, क्यों आए, अरे वो ऐसी लग रही है। या फिर एक लड़की है तो लड़के के बारे में ऐसे क्यूरियस हो जाएगी कि वो ऐसा क्यों दिख रहा है, उसमें ये चेंजेस क्यों आए, वो सब। नेक्स्ट इज सोशल चेंजेस। सोशल मीन्स आपके चारों तरफ समाज में वो चेंजेस। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। आपकी डिसीजन अब आप अच्छे लेने स्टार्ट कर दोगे, आपके डिसीजन काफ़ी अच्छे रहेंगे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मीन्स ये पढ़ाई के बारे में भी बात कर रहा है, पढ़ाई में भी जो प्रॉब्लम्स आती है ना उसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। वेयरएज लाइफ में भी कोई दिक्कत, इसीलिए देखो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, पेरेंट्स आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक आपको कॉलोनी के अंदर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, अब आप साइकिल उठाते हो, बाहर से आसपास से किराना स्टोर से कोई सामान ले आओगे। आइसक्रीम, मम्मी मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, मम्मी आपको भेज देगी, ठीक है आइसक्रीम खा के आ जाओ। पहले नहीं भेजती थी, क्यों, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ गई हैं। मम्मी को पता है अगर कोई दिक्कत आई तो मेरा बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। मोर फोकस ऑन पीयर ग्रुप्स एंड फ्रेंडशिप। इस एज को क्या बोला गया है, इस एज को बेटा एक और वर्ड यूज किया गया है साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, गैंग एज। कि बच्चा क्या है इस एज में गैंग बनाना स्टार्ट कर देता है। मोर फोकस ऑन पीयर ग्रुप्स, जो अपना दोस्ती वाला नाता है ना, बोला भाई तू मेरा भाई है तू मेरा, वो वाली फीलिंग। एंड फ्रेंडशिप, यहाँ क्या होता है इस एज में गैंग की तरह बढ़ता है बच्चा, ग्रुप बड़ा होता जाएगा, दोस्त ज़्यादा बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा होता है, इसीलिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट डेवलपिंग। अब वो रिस्पॉन्सिबल होना स्टार्ट कर देता है। इस एज में क्या होता है बेटा, बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देगा, हर एक चीज़ को समझेगा, गलतियां भी समझेगा, एनालाइज करेगा अपने आप को। जब रात में सोएगा ना तो एनालाइज करेगा मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। और अगर आप ये सेल्फ एनालिसिस के प्रोसेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो इसको आदत डाल लीजिए। सोने से पहले 2 मिनट सिर्फ एनालाइज कीजिए, आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ, मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। हर आदमी को पता रहता है बेटा, नो नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम अदर्स, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको पता है आज आपने दिन में क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया। अगर आप अच्छा और बुरे की इजीली लाइन अप कर सकते हैं तो आई गारंटी आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे, आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे। विद दिस हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर कनेक्टेड फील किया हो, मजा आया हो तो एक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।